बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सुबह बखैर। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और आज हमजा के पास एक बड़ी अहम खबर है आपके पास सुबह सुबह। अहम नसीहत है मेरे लिए भी, सबके लिए भी फरा, कि अगर हम घर से निकलते हैं, हम सबको पता है कि सुबह हमारा ऑफिस 8 बजे लगना है, बच्चों को स्कूल कितने बजे छोड़ना है, तो 5 मिनट पहले निकल आएँ। ऐसे देर से निकलते हैं फिर एक दूसरे के अंदर, मोटरसाइकिल गाड़ी के आगे आ रही है, गाड़ी रिक्शे के आगे आ रही है, रिक्शे वाला वैसे किसी को नहीं देख रहा, थोड़ा सा पहले निकल आए ताकि सब आसानी से चले जाएंगे। फिर सब फंस जाते हैं और चौक के अंदर जो है ऐसे बंद सब ट्रैफिक। ये हमारा ना एक कौमी रवैया भी है। अताउल्लाह कासमी साहब की किताब है गैर मुल्की सयाह का सफ़रनामा, अगर आप पढ़े ना तो उसमें एक जगह बड़ी मज़े की हो, कहता है कि वो सयाह जो है वो कहता है कि मैंने देखा कि ट्रेन आ रही है, फाटक बंद है, एक साइकिल वाले ने साइकिल कंधे पर रखी, फाटक क्रॉस किया, मैंने कहा पता नहीं क्या इमरजेंसी है इसको। थोड़ी देर आगे जाके देखा तो देखा कि वो एक तमाशा बंदर का जो है ना वो लगा हुआ था वहाँ देखने के लिए, बड़े शौक के साथ। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसके लिए उसने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया। तो एक रवैया भी है हमारा कि हमने दूसरे को जगह नहीं देनी, हमने उसको नहीं गुजरने देना, भले उसके लिए हमें कुछ करना पड़ जाए। हालांकि हमें हुक्म है कि रास्ते आसान करो, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो। सो हमजा की नसीहत ज़हन में रखें। तो बस 5 मिनट पहले निकल जाएं, कल से 5 मिनट पहले निकलना शुरू कर दें ताकि इन मसाइल का किसी को सामना ना करना पड़े। हम टॉप स्टोरीज की जाने बढ़ते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आने लगी, केसेस बढ़ने पर सिनेमा, थिएटर्स, मज़ारात फौरी बंद करने का हुक्म। NCOC ने बड़े इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश भी कर दी। बैन सूबाई वज़राए तालीम का इजलास 16 नवंबर को तलब कर लिया गया। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर, पंजाब में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। लाहौर में 6 रूट्स पर ग्रीन बसें चलेंगी। स्मोक के मुस्तकिल सद्देबाब के लिए व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सिस्टम फाल किया जाएगा। अलीपुर में पहले जदीद बायोफ्लाक फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट का आगाज़। 4 मीटर का पाउंड बनाकर 3 से 4 हज़ार मछलियों की फार्मिंग की जा सकती है। आखिरी खबर से वैसे मुझे ना ट्राउट फार्मिंग याद आएगी, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर जो है वो अपना रंग दिखाने लग पड़ी है, इसलिए कि अब मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह मुसलसल 5% से ज़ायद रिकॉर्ड हो रही है। और सरकारी जो आदादो शुमार हैं उनके मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 31,889 टेस्ट किए गए, जिसमें से 1,808 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कल हमने केसेस बताए थे, उनसे भी ये 100 केसेस बढ़ गए हैं। अच्छा, और कितना नंबर कैसे इंक्रीज़ कर रहा है ग्रेजुअली। अगर आप एक ग्राफ बनाए ना तो ये मुसलसल राइज पर है, जबकि मज़ीद 34 अफराद जो हैं उनकी इंतकाल हो गया है इस वायरस की वजह से। कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद पूरे मुल्क में 3,48,184 हो गई है, जबकि अम्वात की मजमूई तादाद 7,021 तक जा पहुंची। ये हम मार्च अप्रैल में वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं फरा, कि जिस वक्त स्टार्ट हुआ था और हम ऐसे ही कर रहे थे कि आहिस्ता 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 बढ़ते चले जा रहे हैं केसेस। और फिर हमारे बड़े अच्छे इकदाम थे जिनकी वजह से हमने उस कर्व को जो है वो स्ट्रेटन कर लिया था और हम बच गए थे। फिर मौसम ने, अल्लाह ताला ने हमें बहुत साथ दिया था। इस दफ़ा एहतियात नजर नहीं आ रही। बिल्कुल। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस के मुस्बत आने की शरह 5.3% रही है। ये 2.5% थी जब हमने लॉकडाउन लगाया था। और NCOC ने वायरस के बढ़ते केसेस के बायस मज़ारात, सिनेमा और थिएटर बंद करने की तजवीज़ भी दे दी है। और रेस्टोरेंट्स पर रात 10 बजे तक बाहर बैठकर खाना खाने और खाना घर ले जाने की इजाज़त होगी। कोरोना केसेस बढ़ने पर वज़राए तालीम का इजलास 16 नवंबर को तलब कर लिया गया है। और पहले बात की जा रही थी कि मौसम सरमा की जो है तातीलात नहीं की जाएंगी, और अब पेशगी ये तातीलात देने की बातें शुरू कर दी गई हैं और इस पर गौर भी किया जा रहा है। फिर मसाजिद के हवाले से भी कुछ बातें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए। और मैं अपने बच्चे के जरिए से बताऊंगी, चूँकि वो ऑथेंटिक न्यूज़ हो सकता है ना हो, लेकिन उससे कहा वेल्स में यानी UK में उन्होंने CIEs जो है वो कैंसिल किए हैं दोबारा से, जैसे पहले CIEs जो है नहीं हो सके थे, या एग्जाम जो है वो पोस्टपोन किए हैं। तो इसका मतलब है कि ये इम्कानात मौजूद हैं इस तरह की चीज़ों के। वबाई
अमराज के माहिर डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। फरमाइएगा, NCOC मुसलसल वार्निंग्स दे रहा है और मज़ारात, थिएटर और सिनेमा घर फौरी तौर पर बंद करने का उन्होंने एक सजेशन दी है। सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है क्या, और क्या ये इक़दाम काफ़ी होंगे? अस्पताल में जो केसेस हैं और आप जो सूरत हाल देख रहे हैं उस बारे में हमें बताइए। So, देखिए केसेस वाकई बहुत बढ़ रहे हैं अस्पतालों के अंदर। अब ऐसा जगह ख़त्म होना शुरू दोबारा हो रही है। जगह भी है मगर डेफिनेटली निस्बतन पिछले महीने और इस महीने के अब जगह काफ़ी कम हो गई है अस्पतालों के अंदर। आई थिंक इक़दाम तो उठाने हैं, मगर इसमें देखिए सबसे ज़रूरी बात यही है जो हमेशा हम कहते हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग भी मास्क पहने, हुजूम में ना जाएं, बाहर ना जाएं, हाथ साफ रखें। बिकॉज गवर्नमेंट एक हद तक कर सकती है मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेंचुअली हमारे पे फॉल होती है कि हम ये वायरस ना फैलाएं। ठीक। डॉक्टर साहब, क्या ये मौसम सरमा है जिसकी वजह से वायरस दोबारा फैल रहा है या कुछ और वजूहात भी हैं? So I think कोई एक वजह नहीं है। मौसम समा डेफिनेटली इसका पार्ट है। हमको पता है कि सर्दी के ज़माने में नज़ला, खांसी, जुकाम वाले वायरस वैसे ही ज़्यादा अच्छा फैलते हैं। उसके साथ साथ ये भी है कि ये वायरस कुछ हफ्तों से आहिस्ता बढ़ रहा था और अब आई थिंक इतने उसकी मिकदार हो गई कम्युनिटी में कि अब उसने बस एक एक्सप्लोजन शुरू कर दिया है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। तालीमी इदारों को लेकर ना एक डिबेट चल रही है। बच्चे जो हैं वो खुद तो इफेक्ट नहीं होते, करियर होते हैं, बंद करने चाहिए, नहीं बंद करने चाहिए। हमने ये भी देखा कि कोरोना केसेस से टीचर्स इफेक्ट हुए। आपका इस पे क्या सजेशन है? एज वायरोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या अहम फैसला होना चाहिए इस बारे में? So देखिए, आई थिंक स्कूल्स निस्बतन इतने हाई रिस्क नहीं होते एज लॉन्ग एज आप SOP फॉलो करें। स्कूल के अंदर अगर आप बच्चों को दूर रखें, खिड़कियां खोलें, वेंटिलेशन करें। आई थिंक अगर इसको कंपेयर करें जैसे कि एक सिनेमा हॉल हो गया या कोई दफ्तर हो गया जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, आप 8 घंटे वहाँ पे, या इवन एक बिजी सुपरमार्केट हो गया, वो ज़्यादा हाई रिस्क एरियाज हैं कंपेयर टू स्कूल एज लॉन्ग एज आप SOP फॉलो करें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि गवर्नमेंट को क्या इस वक्त हिकमत अमली अपनानी चाहिए है? क्या अभी यही कुछ होना चाहिए जो SOPs के हवाले से कहा जा रहा है, या हमें एक कदम आगे चलना चाहिए? जैसे हम वेस्ट में देख रहे हैं, यूरोप के अंदर कुछ सख्त इकदाम उठाए जा रहे हैं। So I think अगर चीज़ें इस तरह से चलती रही तो बेहद सख्त इक़दाम आने वाले हैं। आई थिंक बिकॉज चक्कर ये कि हुकूमत जो है वो रेट्स देखती है, वो देखती है कि कितने केसेस आ रहे हैं, उसी हिसाब से फिर वो मुख्तलिफ इसमें SOPs शामिल करते रहते हैं। ये नहीं कि आप बहुत मुश्किल SOPs शुरू में कर लें या बाद में जाके आप अपने SOPs छोड़ दें। सो आप सिचुएशन देखते हैं और SOPs को फॉलो करते हैं। अगर चीज़ें बेहतर नहीं होती, अगर हमने खुद ख्याल नहीं किया, तो फिर ऑब्वियसली फिर आप और भी सख्त इक़दाम करना पड़ेगा हमको। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर फैसल महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब हमें इन्फॉर्म करें तो यार यही इन्फॉर्मेशन हमें सब दे रहे हैं। हाथ धोना बार बार, मास्क लगा के रखना, 6 फुट का फासला रखना, गैदरिंग इज्तिमात से परहेज करना और अपनी हिफाजत करना ही वाहिद वो एहतियाती तदाबीर है जो दुनिया का हर डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है। वैक्सीन मौजूद नहीं है, एहतियात ही इलाज है इस वक्त। और अब हम बात करेंगे कराची से। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद फूड कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सईद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कुरैशी साहब, कहिएगा कि NCOC के फैसले के मुताबिक अब से रेस्टोरेंट्स रात 10 तक बाहर बैठकर खाना खिला सकते हैं और लोग वहां से टेक अवे कर सकते हैं। क्या आपको इस हवाले से कोई हतमी नोटिफिकेशन मिला है? कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और थैंक यू फॉर आपने हमें ज्वाइन किया। दरअसल में ये अभी तक इसका कोई हतमी नोटिफिकेशन हमें नहीं आया है, लेकिन ये मीडिया के ज़रिए से जैसे कि टेलीविज़न के ऊपर जो है ना वो जो है हमें इस चीज़ का मालूमात हुई है, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन के तौर से नहीं आया है। ठीक है, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा आप मामूल के मुताबिक खोलते रहेंगे या टेलीविज़न की दी हुई इत्तला के मुताबिक आप बंद करेंगे और उसके मुताबिक ऑपरेट करेंगे? नहीं, एहतियात तो हमने अब से ही शुरू कर दी है और सुनने में यह है कि शायद 16 से जो है ना ये लागू होगा। सही, लेकिन ये नौबत ही क्यों आई है कि रेस्टोरेंट्स को बंद करने पे गौर किया जा रहा है? गलती के मालिकान की है कि SOPs पे अमल दरामद नहीं हो सका? ये ग्राहकों की है कि उन्हें समझाते भी रहे तब भी वो नहीं उस पर अमल दरामद जो है वो करते, उस पर फॉलो नहीं करते उसे? जी बिल्कुल, मसला दरअसल में ये है कि चाहे वो रेस्टोरेंट्स वाले हों, चाहे वो मॉल वाले हों या दुकानदार हों, उन हमारी सबकी कोशिश यही है कि हम 100% SOPs पे अमल करें और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं।
लेकिन जो आने वाले कस्टमर्स हैं ना, उनको कौन समझाएगा, पब्लिक को कौन समझाएगा कि भाई ये आपकी सेहत के लिए है, आप इसको इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि अगर हमारे रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर आते हैं और हम उनको मास्क देते हैं या कुछ देते हैं, तो बहुत से लोग इसको बहुत फील करते हैं, बहुत बुरा मानते हैं ये। बिल्कुल ठीक है। बुरा मानने की मैं क्या कहते हैं आपको, जब आप उन्हें मास्क देते हैं तो आगे से मतलब क्या कहते हैं वो कि आप हमें मास्क क्यों दे रहे हैं? बस वो इसको एक शायद अपनी इंसल्ट समझते हैं या क्या समझते हैं। ख़ासतौर से ख़वातीन को अगर मास्क दिए जाए तो एक मोहतरमा कहने लगी कि ये मास्क आप पहन के आप खाना खा सकते हैं। मैंने कहा नहीं, खाना तो नहीं खा सकते, लेकिन ये एक SOP है गवर्नमेंट की तरफ से, तो लिहाजा प्लीज़ आप इस पर अमल दरामद करें। तो ये हम लोगों के साथ थोड़ी सी दुश्वारियाँ आती हैं। दूसरी चीज़ ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए एक घर के 6 आदमी हैं, वो हर एक चाहते हैं कि हम एक साथ बैठें। अब हमसे कहते हैं नहीं भाई, हमने जो है सोशल डिस्टेंसिंग की हुई है। तो ये मैं फाइन डाइन की बात कर रहा हूँ, जो डाइन इन करते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है जी, आपने जो किया है कि आप उधर से एक आदमी कुर्सी उठा के ले आएगा, उधर से मोहतरमा कुर्सी ले आएंगे। अब आप उनको हटा नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। और फिर उन्होंने वापस भी एक ही गाड़ी के अंदर जाना है, जितनी भी सोशल डिस्टेंसिंग कर ली जाए। कुरैशी साहब, ये बता दीजिएगा कि क्यों रेस्टोरेंट्स की बात होती है, क्यों शादी हॉल्स की बात होती है, जब भी कोरोना SOPs का जिक्र हो या फिर बात की जाए कि बंद किया जाए, सबसे पहले इनकी बात क्यों होती है, ऐसा तासुर क्यों है? हाँ, हमें भी इस चीज़ पे थोड़ा सा वो है, क्योंकि देखिए कोरोना तो एक चीज़ है, ये तो अल्लाह की तरफ से है और इससे निपटना है, दुआ भी करनी है और इसकी एहतियाती तदबीर भी करनी है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि बिल्कुल, क्योंकि एक चीज़ है, क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है। हमें सबसे पहले जो है ना अपने हेल्थ को देखना है। और हमारे जो इस वक्त जो हमारे मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछला जो कोरोना आया था उन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया और पूरी कौम की हिफाजत की। और ये हमारे जितने भी मेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, वो हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं। तो हमें भी चाहिए आवाम होने के नाते कि जो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट हमसे कह रही है हम उस पर अमल करें। बिल्कुल ठीक है। तो क्या आप रेस्टोरेंट्स वाले भी इस सारे फैसले के ऊपर खुशदिली के साथ अमल दरामद करेंगे फिर? मतलब इस पर कोई एहतजाज, कोई आपकी नाराज़गी नहीं? जी इंशाल्लाह, बल्कि अभी तक हो ही रहा है। नहीं, जब आप फैसला करेंगे टेक अवे होगा, हमारे अपने लिए ना, हमारी भी तो जान है ना। जी ठीक है, ठीक है, हमारी भी तो जान है ना। अगर अब खुदा ना खाए तो एक दूसरे से लगेगा ना, कोई अगर आ गया कोरोना वाला तो हमें क्या पता। तो हम हमारा स्टाफ तो ऑलरेडी SOPs पे अमल कर ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी आप कराची में, अच्छा अब बीच में मसला ये है कि सारे एक जैसे तो नहीं होते ना। अब चंद एक रेस्टोरेंट ऐसे हैं कि जो नहीं करते। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। और उन्होंने सही कहा, सारे एक जैसे नहीं होते। आपसे करके हमें अंदाजा हो गया कि सारे एक जैसे नहीं होते। इसलिए कि वैसे तो एतराज़ आ रहा है कि हम बेशक हमें जेल में डाल दिया जाए, हम तो अमल नहीं करने वाले। हाँ, हम तो अमल नहीं करने वाले। हम तो रेस्टोरेंट्स हैं या मार्केट्स हैं वो बंद नहीं करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक और अहम जो है इन प्रोग्रेशन की तरफ चलते हैं, एक अहम डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है और चलाने वालों की चाय की मेज़ पर सियासी मुलाकात हुई जो कि टॉक ऑफ द टाउन है। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज ने होटल में अपनी क़यामगाह पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को चाय पे मदऊ किया था। सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में ऐसा होते हुए नज़र नहीं आता है कि आप एक तरफ इलेक्शन कैंपेन चला रहे हो, बयानबाजी ही सिर्फ नज़र आती है, दूसरी तरफ चाय पे मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन PDM भी तो चल रहा है ना साथ साथ। तो PDM में एक दूसरे के सियासी हरीफ भी तो है, तो जहाँ पे ये इस वक्त हरीफ एंड हलीफ वो दोनों जो है वो एक रोल ट्विस्टिंग, रोल चेंजिंग होता रहता है। और अब हम हरीफ हैं, अब हम हलीफ हैं। और दोनों जमातों में वफूद की सतह पर भी बातचीत हुई है। इसी दौरान मुल्क की मजमूई सूरत हाल, मुस्तकबिल की हिकमत अमली और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से, जिसमें दोनों अपने लिए वोट मांग रहे हैं, तबादला ख्याल भी किया गया है। लेकिन मुल्क का जो सियासी पारा है वो तो हाई हो रहा है। जमात इस्लामी भी अब हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की राह पर चल चुकी है। जमात इस्लामी ने इसी माह के आगाज़ में बाजोड़ में जलसा करके हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया था। PDM में शामिल 11 जमातों के एहतजाज से तो हुकूमत गिराना है, लेकिन जमात इस्लामी का कहना है कि वो अवाम की उमंगों की आवाज़ बनकर आसमान को छूती महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी के खिलाफ
खिलाफ सरापा एहतजाज है। और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ये कह रहे हैं कि हुक्मरानों ने मुल्क के 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी और ये PDM के हक में भी नहीं थे और महंगाई शामिल भी नहीं हुए, बेरोज़गारी और बदअमनी इनका कहना है कि अरूज पर है। हुकूमत में कोई अहलियत होती तो आवाम की मुश्किलात को कुछ तो कम किया जाता। तो हम जमात इस्लामी जो है अलग ही सही, लेकिन है हुकूमत के ख़िलाफ़ उसी तरीके से अब जलसे हो रहे हैं। तो इस बारे से बात करते हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम, हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा कि PTI ने पहली बार हुकूमत बनाई है, पहली बार गवर्नमेंट में आए हैं और अभी अपनी मुद्दत भी पूरी नहीं की है। आप हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गए हैं, ये कहना कबल वक्त नहीं है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है या मसाइल पर काबू पाने में कामयाब नहीं हो पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी इस तहरीक का बुनियादी मकसद PTI के हाथों आवाम पर महंगाई और बेरोज़गारी के जो कोड़े बरसाए जा रहे हैं, आवाम को उनसे महफूज करना है और इन कोड़ों को बंद करना है। लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। अभी हुकूमत इसलिए नहीं आई थी कि ये मुद्दत पूरी करे, ये इसलिए आई थी कि इसने कौम के साथ वादे किए थे कि हम आपको नौकरियां देंगे 1 करोड़ की तादाद में, हम आपको मकानात देंगे 50 लाख की तादाद में, और हम पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को कम करेंगे और 48 रुपये 50 रुपये पर लाएंगे। हम डॉलर की कीमत कम करेंगे और 168 पर लाएंगे। इन्होंने वादा किया था ना कि हम एक छोटा सा काबीना बनाएंगे और आवाम पर बोझ नहीं बनेंगे। इन्होंने कौम के साथ वादा किया था कि हम बैरूनी क़र्ज़े मज़ीद नहीं लेंगे, इसलिए कि पहली हुकूमतों ने बहुत बोझ डाला है आवाम पर। इन्होंने वादा किया था, आपको याद है, कि हम गवर्नर हाउसेस को यूनिवर्सिटियों में बदलेंगे और लोगों के लिए तालीम के दरवाज़े खोल देंगे जी। इन्होंने वादा किया था कि हम VIP सिस्टम ख़त्म करेंगे, कौम की बच्चों को एक निसाब और एक निज़ाम देंगे और मुल्क में जो इस्तेहसाल है इसका ख़ात्मा करेंगे। तो हम वो वादे याद दिला रहे हैं और ख़ास कर इस मुल्क में जो इस वक्त सांस लेना मुश्किल हो गया है आवाम के लिए, इनकी महंगाई और इनकी बेरोज़गारी की वजह से हम चाहते हैं कि बेरोज़गारी और महंगाई जो आवाम के ऊपर उन्होंने मुसल्लत किया है ये वापस ले ले। तो हम आवाम के लिए निकले हैं। मुद्दत 5 साल हो 4 साल हो, एक आम आदमी का इस सवाल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए कि 5 साल पूरा करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी और 5 साल पूरा नहीं करेंगे तो आप जहन्नम में जाएंगे। ये नहीं है। आप आवाम के साथ वादे पूरे करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा। अगर आप वादे पूरा नहीं कर रहे हैं और हर रोज़ एक नया यू टर्न ले रहे हैं तो इसके नतीजे में अवाम भी नाराज़ होंगे और मखलूक का जो खालिक है वो भी आपसे नाराज़ होंगे। तो इसलिए हम मैदान में खड़े हैं। हमारा मसला अपना कोई ज़ाती मसला नहीं है कि मेरा कोई कारखाना बंद किया है या कोई बिल है मैंने अदा करने या कोई कमीशन का या नेब का है। मैं 100% मेरी जमात आवाम के लिए हम गली और कूचों में, चौक और चौराहों में निकले ठीक है। सिराजुल हक साहब, PDM में शामिल जो 11 जमातें हैं वो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर हैं। आपके और उनके एहतजाज में अब फ़र्क क्या है, क्योंकि आप हैं अलग अलग? देखिए, PDM जिन जमातों का मजमुआ है और जो पार्टियां उनको लीड कर रही हैं वो तो पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग है। तो पीपल पार्टी की तो अब भी हुकूमत है ना सिंध में। अगर उनके साथ कोई विजन है, कोई एजेंडा है, कोई प्रोग्राम है रिलीफ का, गरीब आदमी के लिए कोई भलाई का प्रोग्राम है तो करके दिखाएं। उसका रास्ता किसने रोका है, उनके हाथ किसने बांधे हैं। और मुस्लिम लीग की हुकूमत तो कल तक थी ना, 2018 तक, और इससे पहले भी 2 बार उनने हुकूमत ही की है। बल्कि हमारी जो सियासी लाइफ है उसमें या पीपल पार्टी ने हुकूमत की है या मुस्लिम लीग ने हुकूमत किया है या जर्नैलों ने हुकूमत की है। इसलिए इस वक्त जो कुछ हम देख रहे हैं ये भी कोई नया अफसाना नहीं है, ये उस कहानी का एक तसलसल है जो परवेज़ मुशर्रफ पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग के दौर से चला रहा है। PDM और PTI का इख्तिलाफ किस चीज़ पर है? क्या तालीमी पॉलिसी पर इख्तिलाफ है? नहीं। क्या कश्मीर पॉलिसी पर इख्तिलाफ है? नहीं।
क्या वर्ल्ड बैंक और IMF के कर्जे लेने और न लेने, उनके ग़ुलामी करने और न करने पर इख्तिलाफ है? नहीं। क्या सनती और माश और ज़री पॉलिसी पर इख्तिलाफ है? नहीं। क्या उनका झगड़ा इस चीज़ पर है कि एक कहता है कि मुल्क में सूदी निज़ाम होना चाहिए और दूसरा कहता है कि नहीं, सूदी निज़ाम नहीं होना चाहिए? नहीं। क्या अमरीकी साम्राज्यी ताकतों के आगे झुकने और न झुकने पर इख्तिलाफ है? नहीं। इनका एजेंडा और सारा प्रोग्राम तो एक ही है। अगर कोई इख्तिलाफ है तो इस चीज़ पर कि पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है, कल इनका जो दूध का बोतल इनके हाथ में था, कल उन लोगों के मुंह में था, आज इनके मुंह में है, तो उस बोतल के लिए लड़ाई है और उसी फीडर के लिए लड़ाई है। तो ये जो लोग इस वक्त ईवानों में मौजूद है, 73 सालों से यही लोग मुसल्लत है। ये कौन सी सियासत है? बड़ा भाई उधर मुस्लिम लीग का तर्जुमान है और छोटा भाई यहाँ PTI का तर्जुमान है। वो उनकी वकालत करता है, ये इनकी वकालत करता है और मेरे लोग समझते हैं कि ये हमारे लिए लड़ रहे हैं। उनका गैराज एक है, बैंक अकाउंट, जायदाद, प्रॉपर्टी, कुछ एक है, लेकिन आपस में यही अंडरस्टैंडिंग है। अगर पीपल पार्टी की हुकूमत हो तो बिल्कुल सही जो आप फरमा रहे हैं। पार्टली तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है ना, उनका भी यही कहना है कि साबिका हुकूमतों का दिया हुआ बैगेज है जिसकी वजह से आज अवाम जो है महंगाई के इस दलदल में उतरे हैं। हमें उनके लिए गए कर्जों को उतारने की वजह से मुश्किलात का सामना है। क्या आपके पास महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए कोई प्लान है जो आप गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकें कि देखिए ये प्लान है, आप इस पर अमल दरामद कीजिए, आपको निजात मिल जाएगी, सूद जो देने हैं उनसे भी और कर्जों से भी और महंगाई से भी? बिल्कुल, हमारे साथ प्लान मौजूद है, हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद है और इस हुकूमत को हमने कई बार दिया भी है। आप मौजूदा जो सिस्टम है जुल्म और जबर और इस्तेसाल का, सूद का और झूठ का, इससे तौबा तो कर लेना। ये कोई बहाना नहीं है कि पुरानी हुकूमतों ने कर्ज लिए हैं। पुरानी हुकूमतों ने कर्ज लिए, गलती की है तो आप तो गलती ना करते ना जी, आपने तो उनसे ज़्यादा लिए है। पुराने लोगों ने झूठ बोला है तो आप ना बोलते ना, आप तो उससे ज़्यादा बोल रहे हैं। पुराने हुकूमतों ने सबज बाग दिखाए और कुछ नहीं किया तो आप हकीकत पसंद होते, सच्ची बात करते, आप भी तो नहीं करते। इसलिए एक देखिए माशियत की बात भी है ना, ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि कै ला यकून दूलतन बैनल अगनिया मिनकुम। कुरान का माशी फलसफा यही है कि जो दौलत है ये चंद हाथों में जमा ना हो। आज आप देखते हैं कि आपके मुल्क में दौलत चंद हाथों में जमा है और जो गरीब है कल भी गरीब, आज भी गरीब और उनके आइंदा नस्लें भी गरीब। आप बात करते हैं मदीना की इस्लामी रियासत का और सीने से लगाए हैं सूदी निज़ाम। आप बात करते हैं मदीना की इस्लामी रियासत का और देखते हैं अमेरिका और बरतानिया की तरफ। इसलिए ये देखिए, अगर आप अपने एक घर का चौकीदार ऐसे नहीं रखते हैं जिन पर आपका एतमाद ना हो कि मेरे घर की चौकीदारी करेगा, आप उसको नहीं रखते, आप उनको तनख्वाह नहीं देते हैं, तो अल्लाह कैसे आपसे मोहब्बत करेगा? अल्लाह नऊज़ बिल्लाह न गरीब है जो हमें नहीं दे सकता है, वो हमें दे सकता है। उसने हमें 5 दरियाओं से नहीं नवाजा, उसने हमें 60 सालों में एक एटमी पावर नहीं बनाया, उसने हमें तरह तरह के मौसमों से नहीं नवाजा, उसने हमें ज़मीन से हमें नवाजा है। यह अब मेरा और आपका काम है ना कि इतनी बड़ी ज़मीन, उसमें 39% ज़मीन जरखेज़ है और बाकी बंजर पड़ी है। अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा कि आपने इस बंजर ज़मीन को आबाद क्यों नहीं किया। अल्लाह का तो हुक्म यही है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खुद भी पढ़ो और बच्चों को भी पढ़ाओ। लेकिन 2.5 करोड़ बच्चे आपके तालीमी इदारों से बाहर है, अल्लाह ताला आपसे नहीं पूछेगा। तो मैं इसलिए आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बखुदा एक खूबसूरत निज़ाम मौजूद है इस्लामी निज़ाम की सूरत में। यह रहमतुल आलमीन का निज़ाम है, यह रहमत ही रहमत है, बरकत ही बरकत है, अखुवत है, इसमें मोहब्बत है, भाईचारा है, मसावात है, अदल है, इंसाफ है। अदल के निज़ाम में महमूद और अयाज एक सब पे नजर आएगा, लेकिन इस निज़ाम में न अदल है, न इंसाफ है, न शरीयत है, न रहमत और बरकत और न अखुवत है, नफ्सा नफसी है, नफरत है, तासुब है, हसद है, बुग़्ज़ है और एक दूसरे के माल और असबाब पर, कौम के बैतुल माल पर कब्जा है। इसलिए इस कब्जा ग्रुप से
अपने मुल्क को निजात दिलाने के लिए हम मैदान में खड़े हैं। इस जदोजहद में आप हमारा साथ देंगे। एक बाज़मीर पाकिस्तानी की हैसियत से आपका जवाब हाँ में होना चाहिए। जी ठीक है, बड़ी फसाहत के साथ अमीर जमात इस्लामी ने वजाहत की है उस नजरियाती इख्तलाफ की जो कि उनको इस वक्त हुकूमत से है, और मेरा ख्याल है यही वो वजूहात है उन्होंने भी बयान कर दी जिसकी वजह से पीडीएम में शामिल उनको नजरियाती इख्तलाफ दोनों से, हुकूमत से भी और पीडीएम से भी है। वो भी यही कह रहे हैं कि ये तो अपने केसेस के लिए, अपने मामलात सेट करने के लिए वो कर रहे हैं, और ये वही बात है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी करती है। सो ये एक सूरत हाल आपके सामने इस वक्त जो कि मुल्क की सियासी सूरत हाल है। ब्रेक की तरफ हमें चलना है और ब्रेक के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। फरा, पाकिस्तान का जो मैनचेस्टर है ना, वहाँ से अच्छी खबर आ गई है और सारे दिल जो हैं वो गार्डन गार्डन होते जा रहे हैं फैसलाबाद में सनत का जो पहिया है वो पूरी तेज़ी से गर्दिश करने लग पड़ा है। पाकिस्तानियों को एक अरसे बाद सनतों के हवाले से कोई अच्छी खबर मिली। अच्छा, चूँकि जो फैसलाबाद से आगे के लोग हैं ना वो भी पार्टली लैलपुरी होते ही होते हैं कहीं ना कहीं से, तो वो घंटा घर की और उस शहर की जो साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्री है उसके साथ खुशी सबकी होती है। 1990 के बाद ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे बहाल हो रही है और एक्सपोर्टर्स को बड़ी तादाद में गैर मुल्की ऑर्डर्स मिल रहे हैं। नौबत ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर को 2 लाख से ज़ायद मजदूरों की कमी का सामना करना पड़ा। वैसे एक वक्त आया था जब इन्होंने अपने मजदूरों को अबेंडन कर दिया था, निकाल दिया था, और वो मजदूर जाहिर है दिहाड़ीदार थे, वो कहीं और खप गए होंगे, अब वो नहीं मिल रहे उन्हें। ऐसे ही है, और यही नहीं है, बहरान में बंद होने वाली 50,000 से ज़ायद पावर लूम्स भी अब चल पड़ी हैं और 30,000 कहा जा रहा है कि शायद मज़ीद लगानी पड़े, इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी खबर है कि हमारे पास अब काम है और अब मजदूरों की ज़रूरत है और लोगों को रोज़गार मिलेगा। बिल्कुल सही। ये भी इत्तलात है कि हुकूमत आइंदा बजट में टेक्सटाइल पैकेज जारी करने के बारे में गौर कर रही है। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि आइंदा बजट में टेक्सटाइल सेक्टर को कई मराहत मिलने का इम्कान है और ज़ीरो रेटिंग की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी आनी थी एक्सपोर्ट की, उसके ऊपर भी बात हो रही है। एक मिली नगमा भी है ना, इन मिलों मशीनों के सब पहिए घूमेंगे, मजदूर भी होंगे शाद, दहकान भी झूमेंगे। सो लेट्स होप एंड विश फॉर दैट डे टू कम, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हम अचीव कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन इंजीनियर रिजवान अशरफ साहब से भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग रिजवान साहब। फरमाइएगा, ये सनतों का पहिया घूमना मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। टेक्सटाइल सेक्टर की मुकम्मल बहाली में कौन से अवामिल है जो कि इम्पोर्टेंट है? ऐसा क्या हुआ कि एकदम से 90 के बाद हम ये बूम देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जिसे आपने कहा कि हम सब बहुत खुश हैं। बहुत सारे क्राइसिस के बाद हमें ये मौका मिला है कि हम किसी चीज़ को नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट कर सकें। और चूँकि टेक्सटाइल बैकबोन है और टेक्सटाइल से जुड़ी ये शहर जिसे हम मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, बल्कि अब तो मैं ये कहूँगा कि मैनचेस्टर को फैसलाबाद ऑफ लंदन कहना चाहिए। शिफ्ट यहाँ पे हुआ और फिर जो पिछले चंद माह से जो अवामिल शामिल हाल रहे हमारी इस जो हमारी ये ग्रोथ है, क्योंकि पिछले चंद सालों से बहुत डिप्रेशन था और ख़ास तौर पे टेक्सटाइल के हवाले से वो ग्रोथ, वो पेस नहीं आ सका जो कि रिक्वायर्ड था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया इस हवाले से। हमारे जो रिफंड थे वो सारे के सारे गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दिए। एनर्जी की एक पॉलिसी दी और एनर्जी प्राइसेस पे हमें बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट ने कंपैटिबिलिटी दी। तो सपोर्ट जब गवर्नमेंट करती है तो फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी परफॉर्म करता है। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट एंड टू द पीपल ऑफ फैसलाबाद एज वेल कि उन्होंने उस चीज़ को मटेरियलाइज किया। और जब हमें ये कहा गया कि हम आपको
ये इंसेंटिव देंगे और फिर हम इसकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी कि कल को हमें एक्सपोर्ट भी चाहिए होगी। जब मीटिंग्स होती थी तो हमने वो भी कर दिखाया। बिल्कुल ठीक। गवर्नमेंट बिल होगी तो लोग उसमें शाना बशाना शामिल होंगे। अब तो सूरत हाल ये है कि इंडस्ट्री की कैपेसिटी जो है वो हमें इन्हांस करने की ज़रूरत है। फिर हमें जो अपना लेबर का क्राइसिस है, ये क्राइसिस खुशाइन है। पहले जो बिजली गैस के क्राइसिस रहते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि लेबर का क्राइसिस बहुत खुशाइन क्राइसिस है। इंजीनियर साहब ये बता दीजिएगा कि ये खबरें थी कि कपास में की जो पैदावार है उसमें कमी की वजह से टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वो खसारे में चला गया, और अब इस मसले पर भी काबू पाने के लिए कुछ इकदाम किए गए? जी, हमारी इस बात ये भी एक हमारी डिमांड रही है पिछले चंद दिनों से गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि अभी हमारे पास ऑर्डर्स हैं लेकिन रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी उस पर खासा हमें कंसर्न है। तो अभी हमने ये कहा है कि फिल फॉर जो यान पे 10% ड्यूटी थी उसे ख़त्म कर दिया जाए, ताकि हमारे पास जो कपास की शॉर्टेज है हम अब यान की शक्ल में इंपोर्ट करके उसे पूरा करके, आप देखें कि बांग्लादेश में कोई एक गांठ भी जो है वो रुई की पैदावार नहीं है, वो सारे का साथ यान इंपोर्ट करता है और तकरीबन 200% वैल्यू एडिशन है जो हम करते हैं। तो अगर हम यान की इंपोर्ट पे फिल फॉर ड्यूटी खत्म कर दें तो ये क्राइसिस कुछ हद तक कम होने का इम्कान है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और अपडेट कर रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द इंडस्ट्रियलिस्ट, और लेट्स होप कि इसके समरात मजदूर तक भी पहुंचे। वो जब बुरा वक्त आता है तो जो मजदूर को अबेंडन कर दिया जाता है, उन्हीं मिलों, उन्हीं मशीनों, उन्हीं फैक्ट्रियों को चलाने वाले लोग जो हैं उनको छोड़ दिया जाता है कि वो बेरोजगार हो जाएं या फाका कशी पे आ जाएं। आई होप कि उसके बारे में भी कंसिडरेशन और ये बहुत अच्छी खबर है। और इसके साथ ही हम आपको लाहौर से एक अच्छी खबर देने के लिए जा रहे हैं। किन के लिए भला? लाहौरियों के लिए। अच्छा, ऑरेंज लाइन ट्रेन के बाद अब इलेक्ट्रिक बसें लाहौर की सड़कों पर दौड़ेंगी। माहौल दोस्त बसों से आलूदगी और स्मोग में कमी होगी, जो बहुत अहम है। बिल्कुल सही, देर आए दुरुस्त आए, यही कहा जा सकता है। लेकिन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की मंजूरी दे दी। उन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस चलाने के लिए ज़रूरी अमूर जल्द तय करने की हिदायत की है। स्मोक के मुस्तकिल सद्देबाब के लिए व्हीकल्स इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉल करने का फैसला भी किया गया है। बिल्कुल, उस्मान बुज़दार कह रहे हैं कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में बदल दिया जाएगा और लाहौर में 103 किलोमीटर का एक तवील जो ट्रैक है, 6 रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। और वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत भी कर दी है कि महकमा ट्रांसपोर्ट तमाम ऑप्शंस का जायजा लेकर फौरी हतमी सिफारिशात पेश करे। बिल्कुल सही, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के रूट स्टेशन पर सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने का हुक्म भी दिया है और फैसलाबाद और दीगर डिवीजन में जदीद तरीन बसेस जो हैं चलाने के बारे में भी बात की। यही मैं भी करने वाली थी कि पहले जब शहबाज शरीफ करते थे तो कहा जाता था पंजाब सिर्फ लाहौर ही तो नहीं है, तो अब ये भी स्मोक सिर्फ लाहौर से ही तो नहीं सारी जनरेट हो रही, लाहौर के अलावा बाकी शहर भी है पंजाब के, उनको भी इसी तरह से कंसिडर करना चाहिए। और मेरे ख्याल में जब कोई ऐसी स्कीम लाहौर के हवाले से लॉन्च की जाए तो उसमें फैसलाबाद का भी जिक्र होना चाहिए, जो कि इस वक्त आलूदगी में बहुत ऊपर चला गया है। रावलपिंडी का भी जिक्र होना चाहिए, मुल्तान का भी जिक्र होना चाहिए। वाई ओनली लाहौर? यही सवाल कर लेते हैं। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मौजूद है। मुसर्रत साहिबा अस्सलाम वालेकुम। मुसर्रत साहिबा, वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी है, इस पर कब तक अमल दरामद होने का इम्कान है और ये कौन कौन से रूट्स पर चलाई जाएंगी? बिल्कुल जी, ये बड़ी खुशाइन बात है। उसकी वजह यह है कि जो स्मोक और जितना भी जो भी हम ग्लोबल वार्मिंग से गुजर रहे हैं, तो अगर हम इस वक्त बर वक्त इकदाम नहीं करेंगे तो पंजाब चूँकि सबसे बड़ा सूबा है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी सबसे बड़ा सूबा है और 11 करोड़ का सूबा, और अगर हम उसकी बात करें लाहौर, तो लाहौर पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। इनिशियली हम इसको पंजाब में हम लाहौर से स्टार्ट कर रहे हैं। 103 किलोमीटर का जो तवील रूट है, उसके का तवील जो एक पट्टी है, उसके जो 6 डिफरेंट रूट्स हैं, वहाँ के ऊपर हम इलेक्ट्रिक बसों को शुरू करने लगे हैं, जिसमें हमारे जो मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने भी इस चीज़ को ना सिर्फ खुशाइन करार दिया है, बल्कि इन फ्यूचर हम ये सोच रहे हैं कि हम अपनी जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है उसके साथ के हम इंशाल्लाह ताला इलेक्ट्रिक बसों की यहाँ पे तैयारी को भी आगे जो है ना आने वाले वक्तों में हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ठीक है, मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, आपके इल्म में आप ही इल्ज़ाम लगाया करते थे कि सिर्फ नून लीग जो है लाहौर पर पैसा खर्च करती है, तो पाकिस्तान
पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हुकूमत जो है उससे तो ये तवक्को नहीं थी कि वो सिर्फ लाहौर के ऊपर फोकस रहेगी, सूबे के दूसरे शहरों में भी ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलतें जो है मुहैया करना आप ही की जिम्मेदारी है। जैसे आपने कहा कंसिडर किया जाएगा, कोई टाइमलाइन है, कोई इसके लिए प्लान किया गया है कि 6 महीने बाद, 4 महीने बाद मुल्तान में, फैसलाबाद में, पंजाब के बाकी जो इलाके हैं, बाकी शहर हैं, उनमें इस तरह की बसेस जो हैं वो भी लाई जाएंगी? जी बिल्कुल, देखें हम नून लीग के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं था। नून लीग ने इनफैक्ट एक्चुअली तौर पर ये किया, अमली तौर पर ये किया। और अगर हम पंजाब में अब अगर हम बात करें तो हम पूरे पंजाब भर को फोकस कर रहे हैं। अगर हम ये पहले बात जब अपोजिशन में थे ये कहते थे कि पूरे सूबे का बजट एक शहर पे लगाया जाता रहा, और उस शहर पे भी अगर पूरे शहर पे लगाया जाता तो क्या ही अच्छा होता। आप ये देखें कि शुमाली लाहौर और स्पेशली जिस हल्के से मेरा ताल्लुक़ है, हम जहाँ जिस हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं, वहाँ पे लोग बेसिक जो ज़िंदगी की ज़रूरतें जो दूर दराज इलाके के गाँव में मैसर है वो आज नहीं है। तो लाहौर में भी बड़ी तबकाती तकसीम को और एक एलीट लाहौर या वो लाहौर जो जाती उमरा मॉडल टाउन और गिरदो नवा था, जो पॉश एरियाज़ थे, उन्हीं को ही डेवलप किया गया। और जो लाहौर के जो सराउंडिंग्स थी उनको बिल्कुल इग्नोर किया गया बहुत बुरे तरीके से। इसी तरह इन्होंने पंजाब भर को इग्नोर किया। और हमने इस दफ़ा पहली दफ़ा हमने आपको पता है कि एक मखसूस बजट हमने रिंग फेंस किया फॉर जनूबी पंजाब और दूर दराज के इलाकों के लिए, और फिर उसको उसी जगह आया। इसी तरह फ़र्स्ट टाइम कोहे सुलेमान के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की बस सर्विस का हमने फ़र्स्ट टाइम। बिल्कुल ठीक है मुसर्रत साहिबा, स्मोक में कमी के लिए पंजाब हुकूमत का ये एहसन इक़दाम है। बिलाशुबा शहरियों को स्मोक से निजात दिलाने के लिए हुकूमत इसके अलावा क्या इक़दाम कर रही है कि फौरी तौर पर निजात मिल सके? देखें, सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट जो है ये फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग पे बिलीव करती है। अगर आप ये देखें कि जब हम केपी में थे तो बिलियन सुनामी ट्री एक ऐसी हमारी कैंपेन थी जिसको पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, माहौलियाती आलूदगी को लेकर के, एंड देन स्मोक इज़ द बिगेस्ट चैलेंज नाउ। तो अब अगर हम बात करें कि हमने बड़े भारी जुर्माने आयद किए, और अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो मैं आपको बता भी देती हूँ कि इसमें अब हम दोबारा से जो है ना, लेट मी टेल यू वन थिंग कि हमने जो हमारा लोकल गवर्नमेंट का जो महकमा है उन्होंने तकरीबन 45,96,000 रुपये जुर्माना किया। माहौल को आलूदा बनाने के हवाले से कोई 3877 हमने शिकायत जो मौसूल हुई उनके ऊपर हमने FIRों का भी इंदराज किया। उसके बाद माहौलियाती जो आलूदगी है उसके ऊपर काबू पाने के लिए हमने हिफाजती तदाबीर ना इख्तियार करने वाली गाड़ियों पे, सनती यूनिट्स के ऊपर हमने भारी जुर्माने आयद किए। सनती यूनिट्स में हमने 2,51,00,000 रुपए के हमने जुर्माने आयद किए। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की जानिब से 80 लाख के लगभग के जुर्माने आयद किए गए। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की जानिब से जुर्माने भी आयद इस हवाले से किए जा रहे हैं। लेकिन आई हैव अ ड्रीम, अगर आप कह सकते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड तो मैं नहीं बोलूँगी। नहीं आप बिल्कुल, मैं इंटरेस्टेड हूँ। हाँ, अच्छा, तो जैसे बता रही थी मुस्तरद जमशेद चीमा साहिबा, आपको याद है जब हम छोटे होते थे ना तो एक एग्जीबिशन लगा करती थी फूलों की, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो है ना वो अपना स्टॉल लगाते थे कि किसने ज़्यादा अच्छा। मुझे लगता है कि अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इनको दे दें कि ये इस इंडस्ट्री ने ये एरिया मेंटेन करना है, इतनी बेल्ट इस इंडस्ट्री ने ये करना है, और देखें फिर कि कितने जंगलात लगाएंगे, कितनी हिफाजत की। और दूसरा ये कि जितने ट्रांसपोर्ट वाले लोग हैं उन सबको आसान कर्जे दिए जाएं कि वो अपनी ट्रांसपोर्ट को अपडेट कर सकें। और ये ई बसेज या इलेक्ट्रिक बसेज जो कि गवर्नमेंट 5 मंगवा रही है, हो सकता है अगर आप उनको आसान कर्जे दें तो वो 25 मंगवा लें, और अपनी दूसरी बसेज जो उन्हें ऑफ रूट कर दें, तो मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, लेकिन बहुत अच्छी तजावीज़ है। नहीं, ये बहुत अच्छी तजावीज़ हैं और इन पे अमल करके जो अब देखें जो बस चला रहा है वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि सड़क से उसकी बस उतर जाए, वो तो चाहेगा कि होना भी नहीं चाहिए और उसको अपग्रेड करना चाहिए। आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है, मैं इस पे गौर करूँगा। थैंक यू। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अलीपुर से आपके जहन में क्या आता है? अलीपुर का एली तो नहीं है आपके जहन में? हाँ, लेकिन अब अलीपुर का एली के अलावा एक और चीज़ जो है वो आपके जहन में आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पहले जदीद बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट का आगाज़ अलीपुर में कर दिया गया। और पुराने रिवायती तरीके से एक फार्मिंग के लिए कई एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ती थी, मगर अब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 4 मीटर का पॉन्ड बनाकर 3 से 4 हज़ार
जो हैं मछलियाँ farming की उसमें रखी जा सकती हैं, फार्मिंग की जा सकती है। अलीपुर के एक ज़हीन नौजवान ने इस प्रोजेक्ट पर फार्मिंग भी शुरू कर दी है। समी खान से जान लेते हैं क्या कैसा है ये। समी बताइएगा। जी बिल्कुल, पुरानी रिवायती तरीके से पाकिस्तान में फ़िश फार्मिंग तो हो रही है, मछलियां लोग पाल रहे हैं, मगर महदूद वसाइल और कम रकबे में इसको मुमकिन कर दिखाया है। अलीपुर के एक ज़हीन नौजवान ने पाकिस्तान का ये पहला जदीद बायोफ्लाक फ़िश फार्मिंग है। पहले तो आपको फ़िश फार्मिंग के लिए कई एकड़ रकबा की ज़रूरत होती थी, मगर ये 4 मीटर का एक पाउंड बनाकर उसमें आप जो है ना आसानी से 3 से 4 हज़ार फ़िश जो है ना वो फार्म कर सकती है। एक प्रोजेक्ट जो है ना अलीपुर में कामयाबी से जारी है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ज़हीन नौजवान ने इसमें एक सिस्टम लगाया कि अगर आपकी लाइट या गैस बंद हो जाए तो फौरी तौर पे मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पे अलार्म भी बजना शुरू हो जाता है, ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि प्रोजेक्ट में कोई ना कोई फॉल्ट आ गया और आप आसानी से इसको दुरुस्त कर सकें। हमारे साथ इस वक्त अलीपुर के ज़हीन नौजवान इंजीनियर आमिर शहजाद मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनको ये ख्याल कैसे आया और वो लोगों को क्या पैगाम देंगे। जी, ये मैंने कोई 1 साल पहले इसको नेट पर देखा था, तो ये दुनिया में इंतहाई कामयाबी से इसके ज़रिए फ़िश फार्मिंग हो रही थी, लेकिन हमारे यहाँ इसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो हमने इसको स्टडी किया और उस पर काम शुरू किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने से हम इसको कामयाबी से कर रहे हैं। और मैं गवर्नमेंट को भी कहूँगा कि इस वक्त दुनिया बड़ी तरक्की कर रही है, लोगों को जदीद टेक्नोलॉजीज़ और दुनिया में जो नई नई रिसर्च हो रही हैं उनको आम आवाम तक उसको मुतारिफ़ करवाएँ, ताकि लोग अपने रोज़गार के वसाइल उसके ज़रिए ढूंढ सकें। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर इसको किया जाए तो कम रकबे पर आप घर की छत पर या अगर आपके पास सहन में कोई जगह है तो वहाँ 2 से 4 पाउंड लगाकर आप एक अच्छा रोज़गार आसानी से इस तरीके से कमा सकते हैं। जी आपने इनसे सुना, इनका यही कहना था कि इनको समी हमें इंजीनियर साहब से मिला रहे थे और इंजीनियर साहब ने कमाल कर दिया। बिल्कुल, इनोवेटिव अप्रोच जो है हमेशा ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहती है। सो आप भी सोचिए क्या नए तरीके आपके जहन में आते हैं। ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान के नेक्स्ट हाफ में हम किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे? लेट्स हैव अ लुक ऑन टॉप स्टोरीज। हुकूमत के लिए सोचने का मकाम। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 में से 9 पाकिस्तानी तालिब इल्म आला तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद, मगर भारी भरकम फीस की वजह से 90% तलबा के लिए आला तालीम का हुसूल ख्वाब बन गया। इल्म हासिल करना सबका हक है। पंजाब में ख्वाजा सराओं को तालीमी इदारों में तरजीही बुनियादों पर दाखिला देने का फैसला। मुफ्त किताबें और फीस में भी खुसूसी रियायत दी जाएगी। तो जी जनाब, एक अहम मौजू फरा, बहुत अहम मौजू। मुल्क में सबसे ज़्यादा मसला इस चीज़ का है कि तालिब इल्म आखिर करें तो करें क्या, और फिर अगर करना चाहें तो क्या हमारे पास इतने वसाइल हैं, हम वो कर भी सकते हैं कि नहीं। मुल्क में आला तालीम का हुसूल 90% तलबा के लिए महज ख्वाब बनकर रह चुका है। हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 9 पाकिस्तानी तालिब इल्म आला तालीम के हुसूल के ख्वाहिशमंद तो हैं, मगर यूनिवर्सिटी को आम आदमी की पहुँच से दूर भी करार दे रहे हैं। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, इसलिए कि अभी जैसे कहा गया यूनिवर्सिटीज़ को कि वो अपने फंड्स खुद जनरेट करें, तो उन्होंने फीसों में इजाफा किया, जिसके नतीजे हैं वो तलबा के ऊपर और उनके जो सपोर्टर्स फैमिली वालिदैन के ऊपर हैं। सर्वे जो किया गया इसमें हर 5 में से 2 तलबा यानी 42% मास्टर्स तक डिग्री हासिल करने की तवक्को रखते हैं। हर 3 में से 1 यानी 32% जो हैं वो PhD की डिग्री का हुसूल का ख्वाब भी देख रहे हैं, मगर सर्वे में 83% जो हैं वो महंगी फीसों के बायस जामियात को आम आदमी की सताहत से बाहर करार दे रहे हैं। और सिर्फ 17% ने पहुँच में होने का बताया। सर्वे में 39% तलबा ने फीसों की अदायगी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत या मुख्तलिफ इदारों पर मबनी कोई मजमुआ बनाने की ख्वाहिश भी जाहिर की है। सिर्फ 1% ने निजी इदारों को जामियात की फ़ीस देने का कहा है। दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम के मयार के ऊपर जब सवाल किया गया तो 35% तलबा ने इसे औसत दर्जे का करार दिया, जो कि फिर भी मैं समझती हूँ कि एक होपफुल उनकी तरफ से रेटिंग है। वरना अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में तमाम जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की
नहीं है रैंकिंग में नंबर और फरा, आपको पता है जब से ये सेमेस्टर सिस्टम हुआ है पढ़ाई बहुत आसान हो गई है कि आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और फिर आपने भूल जाना है। और मिड्स में जो आना है वो फाइनल्स में नहीं आएगा, आप मिड्स का फाइनल्स में ही भूल चुके होते हैं। जब आप 4 साल पूरे करते हैं तब तो माशाल्लाह आप कमाल के होते हैं। बिल्कुल सही। सो मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ हैं सैयद कासिम अली शाह साहब। अस्सलाम शाह साहब, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। फरमाइएगा, गैलप सर्वे में 10 में से 9 पाकिस्तानी आला तालीम हासिल करना चाहते हैं मगर वो कहते हैं कि नामुमकिन है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कसूरवार कौन है, तलबा या हमारे तालीमी निज़ाम? देखें जी, मैं इस सारी डिस्कशन को सुन रहा था। मैं ये कहना चाहूँगा कि तलबा को भी ये नहीं पता कि जिस मेयार की तालीम पाकिस्तान में मिल रही है ये मेयार कोई कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है जिसको हम को रैंक कर सकें। और जिस ख्वाब को ये देख रहे हैं कि जी मेयारी तालीम और एक आला किस्म की डिग्री मिलनी चाहिए, पाकिस्तान का पूरा तालीमी निज़ाम इसमें जो कम पढ़ा लिखा है उसमें इनिशिएटिव की पावर, उसमें क्रिएटिविटी फिर कुछ होती है। ज़्यादा पढ़ने लिखने वालों की हालत आप अंदाज़ा लगा लीजिए। पाकिस्तान में PhDs का समुंदर आ गया, एक तूफ़ान आ गया और ये सब के सब PhDs पढ़ाने से ज़्यादा नहीं सोच सकते। इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्किल अच्छी नहीं है, इनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं है, इनमें लीडरशिप स्किल्स नहीं है, इनमें पावर ऑफ इनिशिएटिव नहीं है। इवन पाकिस्तान में कई आपको ऐसे PhDs मिलेंगे जिनका एंटरप्रेन्योरशिप पे PhD है लेकिन वो खुद एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। लीडरशिप पे PhD है लेकिन वो खुद लीडर नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल पे उनकी PhD है लेकिन उन्हें क्लास पढ़ानी पड़े तो वो क्लास में प्रेजेंट नहीं कर सकते। सो यहाँ क्वालिटी एजुकेशन मसला है, आला तालीम मसला नहीं है। शायद आला तालीम जो है, तालीम बढ़ने के साथ तो बंदा ज़्यादा एक्टिव सिटीजन बनता है, ज़्यादा बाशऊर इंसान बनता है, ज़्यादा एक कह लीजिए ज़िम्मेदार शहरी बनता है। यहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपको बुज़दिल, आपको उनमें कोई क्रिएटिविटी नहीं मिलेगी। और वो सिर्फ और सिर्फ, किसी ने मैथ के PhD से पूछा कि मैथ का क्या स्कोप है, वो बड़े सोचे पड़ गया और सोचने के बाद कहने लगा कि मैथ का स्कोप यह PhD होने का, MPhil होने का, कि इसकी ट्यूशन्स बड़ी ज़्यादा मिलती हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, ये भी बताइएगा इसकी वजह क्या है? प्लेजरिज्म इसकी वजह है या फिर जैसे हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि पढ़ते हम वो हैं, उसमें नौकरियों के इम्कानात ज़्यादा हैं, ये मेरे कज़न ने कर लिया, ये डिग्री कर लो, इससे तुम्हें जो है ना बड़ी अच्छी आगे सर्विस मिल जाएगी, रोजगार के मौके फराहम होंगे। तो वजह क्या है कि जिसकी वजह से हम इतना पीछे हैं? और एक और बात, आजकल गूगल वगैरह बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने डिग्री की शर्त भी ख़त्म कर दी है। उन्होंने कहा अगर आपके पास स्किल है, आप टैलेंटेड हैं तो आप आइए, आपको हम नौकरी देंगे, मुलाजमत देंगे, मौके देंगे। तो आप कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल में इस सर्वे को? देखिए, जो स्टैंडर्ड है, यानी एक वर्ड है स्टैंडर्ड या ट्रेंड किसी भी चीज़ का होना, उसके बनने के बेशुमार फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये इस तरह की तालीम जो मिल रही है पाकिस्तान में, एक वजह इसकी ये है कि पिछले 25-30 सालों में नंबरों की रैट रेस बढ़ी है। ऐसे कई प्राइवेट इदारे आए हैं जो एंट्री टेस्ट की प्रेपरेशन करवाते हैं, या फिर कह लीजिए इलाके भर में, ज़िले भर में पहली पोजीशन और एक गाड़ी भी मिलेगी। ये सब के सब आप इनाम देने लग पड़े रट्टा लगाने वाले रट्टू तोतों को। हमने कभी क्रिएटिविटी पे अप्रिशिएट नहीं किया, हमने कभी एथिक्स एंड मॉरल्स के अच्छा होने पे अप्रिशिएट नहीं किया। हमने आज तक किसी ने कंट्रीब्यूट किया है, हमने उसे क्रिटिसाइज किया है, कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया। यहां तक कि जो नंबर लेता है और मैट्रिक में टॉप करता है, तमाम प्राइवेट कॉलेजेस में जंग चलती है कि इसको हम फ्री एडमिशन भी देते हैं, एक मेहरान गाड़ी भी देते हैं, ये एडमिशन हमारे कॉलेज में ले ले, क्योंकि कॉलेज ने मार्केटिंग का बजट, वो मार्केटिंग का बजट जिससे एडमिशन लेने थे वो इस बच्चे पे लगा दिए। ये सब के सब जो नंबरों वाले स्टैंडर्ड बने हैं और लोगों का वैसे ही शऊरी सतह को बहुत अच्छी नहीं है, इससे दुख की बात ये नंबर खत्म होने लग पड़े। और वो जो क्वालिटी एजुकेशन है जो चाहिए दुनिया को, जो फरा सादिया कह रही हैं कि स्किल्स वाले बंदे चाहिए, काबिल लोग चाहिए, वो हमारी तरजीह पे नहीं रहे और वो हम बना भी नहीं रहे। बिल्कुल ठीक। ये बता दीजिए करियर काउंसलिंग कितना अहम जुज़ है जो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। प्री इंजीनियरिंग करनी है या प्री मेडिकल करना है, एक वक्त आया सब IT की तरफ चले गए, फिर MCOM की तरफ चले गए, BBA होना शुरू हो गए, अब CA वाला मामला चल पड़ा, सब ACCA करते रहे और अभी तक ACCA ही कर रहे हैं। कोई करियर काउंसलिंग क्यों नहीं है कि आपका दिमाग फलां जगह पे ज़्यादा लगता है, आप वो कर लें? मैं एक यहाँ मज़े का वाक़या ये सुनाना चाहूँ। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, तो बड़े वो साहिब दुआ हैं, दूर दूर से लोग उनके पास दुआ कराने आते हैं।
तो चंद दिन पहले मुझे कहने लगे कि मियाँ ये बताओ कि क्या CSS का रुझान बढ़ गया है कंपटीशन एग्जाम्स देने का। मैंने कहा जी मैं समझा नहीं आपकी बात, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे पास अगर 100 बच्चे आते हैं तो 100 बच्चों में से आधे बच्चे ऐसे होते हैं जो मुकाबले का इम्तिहान देकर कोई आला सीट बेहतर एक कह लीजिए ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं। ये पहले इतना ये भी रुझान नहीं था। हमारे यहाँ पूरी की पूरी जो हमारी कौम है, हमारी कौम के जितने टारगेट्स हैं डिग्रीज के, हम ये नहीं बताते कि भाई ये तुम्हें सूट भी करती है कि नहीं करती। ये टैलेंट तुम्हारे पास है, तुमने खुद को डिस्कवर किया है, कभी अपने अंदर झाती मारी है, कभी अपनी तलाश की है, कभी अपनी बेस्ट स्ट्रेंथ को ढूंढा है। हम तो डिस्करेज करते हैं, हम सवालों को डिस्करेज करते हैं, हम पैशन को फॉलो करने को डिस्करेज करते हैं। हम बच्चा अगर अपना ख्वाब बताए बचपन से अपने वालिदैन को या टीचर्स को या यूनिवर्सिटी कॉलेज में को बड़ा क्रिएटिव और ख्वाब बताए कि मैंने राइटर बनना है, हम डिस्करेज करते हैं। जब आप डिस्करेज करते हैं तो फिर ये आपको रट्टू तोतों वाली कौम मिलेगी और आपको पढ़े लिखे जाहिलों की फौज पूरी मिलेगी। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइएगा, जर्मनी ने पिछले दिनों शाह साहब एक अपना शेयर किया कि हमें आइंदा 10 सालों में ना बहुत ज़्यादा इन फील्ड्स में लोग चाहिए होंगे, और उन्होंने एनालिसिस अपना दिया कि आइंदा जो यूथ है ना वो इन एरियाज़ में अगर आएँ तो हमारे पास इतने % कैपेसिटी होगी इनको एम्प्लॉयमेंट देने की। हमारे यहाँ कितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, कितने इदारे हैं, आज तक किसी ने नहीं बताया कि यहाँ पर सरप्लस हो गया है, यहाँ पर सैचुरेशन है, यहाँ पर मुलाजमत है, यहाँ पर हमें लोगों की ज़रूरत है। फिर मोटिवेशन स्पीचेज़ आप देते हैं, बताते हैं कि आप सोचें और आप ड्रीम करें और आप इरादा करें तो आप बड़े हो जाएंगे। तलबा रो रहे हैं कि हमारे पास तो अफोर्ड करने अफोर्डेबिलिटी नहीं रही। वो बताते हैं कि हम नौकरियां डिग्री जेब में होती है और ड्यूटियां टूट जाती हैं, नौकरी नहीं मिलती। तो बताइए कि ये जो एक इसको कैसे एक कौमी पॉलिसी में लेके आ सकते हैं कि हम अपने नौजवान और यूथ बल से फ़ायदा उठा सकें। देखिए पहले तो स्टेट की बात आ जाती है। इसकी जिम्मेदारी है कि स्टेट हर साल ये बताए हमें दरअसल कितने डॉक्टर चाहिए। ये नीड बेस्ड डिग्रीज होनी चाहिए कि हमें कितनी जरूरत है, हमें कितने इंजीनियर्स की जरूरत है, हमें कितने टेक्नोक्रेट्स चाहिए, हमें कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए। अगर ये सब चीजें गवर्नमेंट स्टेट इसको ऑन करे तो मसले हल हो जाते हैं। दूसरा फर्क देखिए, एक बड़ा अलमिया हमारे साथ ये कि हमारे अजायब घर में और हमारे कॉमर्स कॉलेज में कोई फर्क कोई नहीं है। आप जाके किसी कॉमर्स कॉलेज का विजिट कीजिए, एकड़ों में कॉमर्स कॉलेज होंगे, पता नहीं सैकड़ों कॉमर्स कॉलेज होंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी कोई नहीं है। आप जरा टेक्निकल कॉलेजेस की तरफ चले जाइए, टैवटा की तरफ चले जाइए, जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, आप उनकी क्वालिटी का एजुकेशन का हाल देख लीजिए। फिर इस माशरे में एक बड़ा जुर्म समझा जाता है कि बच्चे को जी हम कोई बीटेक करवा रहे हैं या कोर्स करवा रहे हैं, डिप्लोमा करवा रहे हैं। वो समझते हैं कि शायद स्टैंडर्ड डॉक्टर इंजीनियर के अलावा कोई है ही नहीं, और बच्चे की बड़ी मुश्किल से एफएससी में पासिंग मार्क्स आते हैं, हम डॉक्टरी की तरफ डाल देते हैं, प्री मेडिकल करता है या प्री इंजीनियरिंग करता है। हम ये नहीं देखते कि बच्चा इस ट्रैक पे इसकी गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। आपकी गाड़ी में फ्यूल नहीं है, आपकी गाड़ी अच्छी नहीं है तो आप मोटरवे नहीं लेते। आपको कुछ भी करना है, कुछ छोटी से छोटी स्किल सीखनी है, आप काबिल इंसान बन जाइए, दुनिया आपके पीछे होगी। पूरे शहर लाहौर में काबिल प्लम्बर नहीं मिलता, पूरे शहर लाहौर में एक गाड़ी ठीक करने वाला सही नहीं मिलता। शाह साहब, लामा इकबाल ने कहा है और आप भी हमें यही बताते हैं कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। या वालिदैन बच्चे किससे नहीं पूछते कि तेरी रजा क्या है, वो कहते हैं ये पढ़ना है, पैसे मैं तब दूंगा जब तुम ये डिग्री करोगे, कोई और डिग्री करनी है तो खुद से पढ़ लो फिर। अच्छा देखिए, ये जो सारा अलमिया है इसमें हम ना तो सेल्फ डिस्कवरी को हम इनकरेज कर रहे हैं, ना खुद शनासी की बात कर रहे हैं, ना खुदा बंदे को खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। वो खुद ही का मकाम है जहां इकबाल कहता है कि एक लेवल आपके टैलेंट, आपको पॉलिश आपने इतना कर लिया अपने आप को कि वहां पर दुनिया और सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल गई और ये हिजाब हट गए सारे इस दुनिया के, और आपको पता लगा कि हर चीज अब मुमकिन है, नामुमकिन कुछ नहीं है। ये वो लेवल है जो आपकी एक्सीलेंस का लेवल है, इंसान की पीक का लेवल है। लेकिन यहां पर तो देखिए हर कोई सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। वो तो अगर कमाता है, थोड़ा कमाता है, पहले तो कमाना चाहता है, वो राजी हो जाता है थोड़े से पैसों पे, और उसके बाद वो कमाने की जंग में आ जाता है। वो उस इंक्रीमेंट की तरफ, वो सैलरी बढ़ाने की तरफ, वो अपने ग्रेड्स बढ़ाने की तरफ वहां पहुंच जाता है जहां लालच का वो पहाड़ बन चुका होता है। वो भूल जाता है कि मैं खुद को भी ढूंढूं, मैं अपने रांझे को भी राजी करूं, मैंने कंट्रीब्यूट भी करना है, मैंने सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है। ये उसकी तरजीहात में शामिल ही नहीं होता।
बिल्कुल ठीक। शाह साहब ये बता दीजिएगा कि पीएचडी हो गई या एमफिल हो गया, इसको लग्जरी एजुकेशन कहा जाता है, लेकिन क्या ये लग्जरी एजुकेशन वाकई है कि अगर आपने एक लेक्चरर लगना है तो आपको एमफिल करना लाजमी करार दिया गया है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहते हैं तो फिर आपको पीएचडी होना पड़ेगा? तो ये लग्जरी एजुकेशन कैसे है? वो करके भी नौकरियां नहीं मिल रही। आप सिंपल एमबीए कर लें, आप तो टीचिंग भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर स्कॉलरशिप्स का कम कर देना, क्या ये तलबा के लिए बहुत मुश्किल नहीं है कि रोजगार भी हो और साथ वो पढ़ाई भी जारी रख सके? अच्छा देखिए, इसमें कई हिस्सों में हम बात कर सकते हैं। एक तो ये कि किसी ज़माने में आज से 25-30 साल पहले आपको जो एकेडमीज़ में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उसमें से कोई पूरी एकेडमी में एक डॉक्टर एक इंजीनियर मिलता था जो बायोलॉजी को या बायोलॉजी के साथ फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ा रहा होता था। आज एक बड़ी तादाद बेरोजगार इंजीनियर्स की है जो ट्यूशनें पढ़ाते हैं, जो एकेडमीज़ पढ़ाते हैं। आपको बड़ी तादाद डॉक्टर्स की मिलेगी इन एकेडमीज़ में जो साइंस का कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। उसकी एक वजह है कि हमारे पास उतनी जॉब्स नहीं है, लेकिन एक और वजह भी है, हमारा तालीम का निजाम और हमारा पढ़ाने वाला इंडस्ट्री से वाकिफ नहीं होता। जब वो इंडस्ट्री से वाकिफ नहीं होता तो वो बच्चे को भी प्रोफेसर ही बना देता है, वो बच्चे को भी टीचर बना देता है। अगर वो खुद अच्छा रिसर्चर नहीं है तो वो बच्चे को रिसर्च करनी कैसे सिखा सकता है? अगर खुद उसने इंडस्ट्री नहीं देखी। हमारे सैकड़ों ऐसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं जो यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली कभी इंडस्ट्री नहीं देखी। उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को किताब के अंदर देखा है, उन्हें प्रैक्टिकली पता नहीं है प्लांट क्या होता है, प्रोडक्शन कैसे होती है और पूरी प्लांट इंजीनियरिंग कैसे होती है और प्लांट का जो हेड है उसकी लीडरशिप क्या होती है। जब उन्हें नहीं पता तो वो ये अपने विजडम का इंजेक्शन अपने बच्चों को नहीं लगा सकते, क्योंकि वो विजडम है ही नहीं उनके पास। तो हमें इंडस्ट्री को और एकेडमिया को भी ब्रिज करने की जरूरत है, और जिस दिन ये ब्रिज होगी, आप कभी किसी जमाने में, ये बड़ी एक आपको मैं अलार्मिंग बात बता रहा हूं फरा, हमारे किसी जमाने में दादा के वालिद के टाइम पे हमारा मैट्रिक आज के एमए से अच्छा था। लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं, इस वक्त ये बात आप इंडिया में जाके देखिए, उनकी जो बेसिक एजुकेशन है वो बड़ी डिग्रियों से ज्यादा अच्छी हो चुकी है। जो मुल्क तरक्की करने लग पड़ते हैं एजुकेशन में, इंडिया हमसे बहुत बेहतर है, और इसकी वजह यही है कि उनकी बुनियादी डिग्रियां वो बड़ी जबरदस्त हैं। मेरे दादे का मैट्रिक आज के एमए इंग्लिश से बेहतर था, और आज एमए इंग्लिश को एक सफा अंग्रेजी का लिखना नहीं आता। ये जो तालीम मेयार से नीचे जा रही है, डिग्रियां, इशफाक साहब का जुमला कि ये कागज की रसीदें हैं, ये आप खर्चे करके रसीदें सिर्फ लेते हैं, इनसे कोई हासिल नहीं कर सकते। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल कह रहा है 5 साल के अंदर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहती, दुनिया में नया नॉलेज, नई स्किल्स आ जाती हैं और ये पुरानी डिग्री खत्म हो जाती है। हमारा प्रोफेसर अप टू डेट नहीं होता, हमारा रिसर्चर अप टू डेट नहीं होता, हमारा स्टूडेंट अप टू डेट नहीं होता, मुल्क कैसे आगे जाएगा? बिल्कुल, क्वालिटी एजुकेशन बहुत जरूरी है। कासिम अली, बहुत शुक्रिया आपका। बात कर रहे थे सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक और अच्छी खबर यहाँ पे फरा शामिल करेंगे कि पंजाब हुकूमत की तरफ से ख्वाजा सराओं को कौमी धारे में लाने की कोशिशें तेज़ की गई हैं, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए रवां साल ख्वाजा सराओं को तालीमी इदारों में तरजीही बुनियादों पर दाखिले देने का फैसला भी किया गया और मुफ्त कॉपियाँ और फीस में खुसूसी रियायत भी दी जाएगी। ये बड़ा अहम फैसला है जो पंजाब असम्बली में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक महकमा हायर एजुकेशन ने असम्बली को यकीन दहानी भी करवा दी है इसकी कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 के तहत तालीमी इदारों में ख्वाजा सराओं को दाखिले दिए जाएंगे। लेकिन जो है ना फरा, इस एक्ट के तहत किसी ख्वाजा सरा ने अभी तक दाखिला नहीं लिया है, और ऐवान को ये भी बताया गया है कि 2020 में किसी ने अप्लाई किया तो तरजीही बुनियादों पर दाखिला दिया जाएगा। अप्लाई ही नहीं किया गया है, शायद उन तक ये बात पहुंची नहीं है, या शायद उनका एप्टीट्यूड नहीं है। इस तरफ दोनों एंगल्स हमारे सामने हैं, और हमने देखना है कि इनमें से कौन सी बात है जो कि इस पे लागू होगी। इस हवाले से हम बात, हमारे साथ हमारी मेहमान है जो खुद एक बड़ी, जिसे कहना चाहिए ना, एक लीडिंग इस हवाले से पर्सनैलिटी है, जिन रोल मॉडल हैं, जिन्होंने खुद ये सड़कों पे, चौराहों पे जो हम देखते हैं ख्वाजा सरा जो भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी तालीम का सिलसिला मुकम्मल किया। पहली ख्वाजा सरा वकील है निशा राव। थैंक यू निशा हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि पंजाब में ख्वाजा सराओं को तालीमी इदारों में तरजीही बुनियादों पर दाखिला देने का फैसला हो गया है, ये खबर आपकी कम्युनिटी के लिए कितनी अहम है? क्यों नहीं लोग अभी इस पे एनरोल हो रहे या इससे फ़ायदा उठा रहे?
सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि मुझे आपने अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया और जो ट्रांसजेंडर्स के इश्यूज़ हैं उन पर बात करने के लिए। हाँ, ये पंजाब हुकूमत की बड़ी खुशाइंद बात है कि उन्होंने ख्वाजा सराओं को फ्री एजुकेशन के लिए ये अनाउंसमेंट की है। मैं कहती हूँ कि ख्वाजा सराओं को इसमें मसलन के पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो हर प्लेटफॉर्म पर जाके जो उनकी डिग्रीज अनकम्प्लीट हैं तो वो कंप्लीट करें। लेकिन इसके लिए हमें पहले ख्वाजा सराओं के लिए कैंपेन चलानी पड़ेगी। अगर ये मीडिया में आई है, बहुत कम ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो मीडिया से रिलेटेड न्यूज़ पर या सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें एनजीओज़ की हेल्प लेनी होगी। जब तक हम एनजीओज़ की हेल्प नहीं लेंगे तो ये काम नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। निशा, आपने जो है वकालत की डिग्री हासिल की, अब आप वकालत कर भी रही हैं और काला कोट इस वक्त हम देख भी पा रहे हैं। आमतौर पर तालीमी मैदान में किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है ख्वाजा सराओं को, और वकालत में कितनी मुश्किलात हैं? देखें कि जब हम अपना घर छोड़ के अपनी जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है उसमें आ जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। सबसे पहले हमें रहने का मसला होता है, खाने पीने का मसला होता है। क्यों? हमारे पास ना तो जॉब होती है ना हमारे पास घर होता है। तालीम हमारे लिए बहुत अहम है लेकिन वो हमारी कम्युनिटी में इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। क्यों? हमारे लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से या बैतुल माल की तरफ से कोई फंडिंग का नहीं होता सिस्टम कि हम अपनी तालीम हासिल कर सकें। मैं अपनी मिसाल देती हूँ। मैं लाहौर की रहने वाली थी, लाहौर से मूव करके कराची आ गई। कराची मैंने 10 साल रोडों पे भीख मांगी। भीख मांग कर जब मेरे 2-3 साल वेस्ट हो गए तो फिर मैंने अपनी तालीम को जारी किया। सुबह में मैं सिग्नल पर बैगिंग करने जाती थी, शाम में मैं इवनिंग क्लासेस लेती थी। इस तरह करते करते मैंने IR में मास्टर किया, फिर मैंने सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से LLB का एग्ज़ाम पास किया। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हमारे लिए फंडिंग करे, हमारे लिए एक अलग से इस तरह का कोटा सिस्टम बना दिया जाए ताकि हम जाएँ, हम तालीम हासिल कर सकें। अभी ये जो अनाउंसमेंट पंजाब में हुआ, मैं चाहती हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान में अनाउंसमेंट किया जाए ताकि हर सूबे में जो ट्रांसजेंडर पढ़ना चाहते हैं वो इजीली तरीके से तालीम हासिल करें और बस आम कम्युनिटी के साथ जाके जॉब करें इज्जत के साथ। बिल्कुल सही। निशा, आप तो एक जिसे कहना चाहिए ना डिफरेंट अभी इन पे मनाजिर चल रहे थे जो कि एक इमेज है ख्वाजा सराओं के हवाले से कि वो तकरीबात में शरीक होते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, ज़रा इंजॉय करने पे या लोगों के लिए तफरीह तबाह के मौके फराहम करने पे वो ज़रा इन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहते हैं, तालीम के मैदान में नहीं है इतने इंटरेस्टेड, जिसका एक सबूत ये भी है कि इनरोल अभी तक शायद नहीं हुए। मुझे बताइएगा कि ये जो सोच की तब्दीली है ये ख्वाजा सराओं के अपने अंदर आनी भी तो ज़रूरी है ना, कि वो अपना रोल एक महदूद ना रखें सिर्फ यहाँ तक कि उन्होंने सड़क पर खड़े होकर भीख मांगनी है या फिर शादी की तकरीबात में जाकर नाचना है। वो भी तो जैसे आपने एक इनिशिएटिव लिया और आप कामयाब हुई हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं ये इनिशिएटिव लेते और सोचते? देखिए, कम्युनिटी ने हमारी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है इसको सोसाइटी ने एक दीवार के साथ लगाया। वो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होते ना स्टार्ट से, या हम बैगिंग करेंगे या वेडिंग डांसिंग, तो हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। हमारी कम्युनिटी की जो मेंटालिटी है ना वो स्टार्ट से ही बना दी जाती है कि या तो आपने रोडों पर भीख मांगनी है या आपने नाच गाने का काम करना है। अगर सोसाइटी में शुरू से जैसे हम अपनी कम्युनिटी में एंटर होते हैं ना, हमारे लिए ऑप्शंस हों कि भाई हम पढ़ भी सकते हैं, हम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में भी जा सकते हैं, हम वेडिंग डांसिंग भी करें, हम भीख भी मांग, हमारे लिए स्कोप बहुत कम होता है, जिस वजह से हमारी कम्युनिटी जो है वो बस इन 2-3 कामों तक ही महदूद हो जाती है। लेकिन अब बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे स्टेप ले रही है। हमारे लिए प्रोटेक्शन बिल पास हो गया है, अभी सिंध का बिल पास होने वाला है। अब हमारे लिए खुशाइन चीज़ें हैं कि हमें हर फील्ड में आगे लाने की कोशिश की जा रही है। मैं अपनी ट्रांस कम्युनिटी से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप लोग ये काम छोड़ें, एजुकेशन हासिल करें, अपनी तालीम को दोबारा से कंटिन्यू करें और अपनी डिग्री कंप्लीट करें ताकि आप भी जॉब कर सकें। ग्रेट मैसेज निशा राव। मैं तो निशा से एक चीज़ जानना चाहूँगा कि निशा आप ये बताएं कि बिल पास हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्या सोसाइटी की सोच तब्दील होती हुई आपने देखी है कि कुछ तब्दीली आई है, एक्सेप्टेंस बढ़ी है? देखिए, सोसाइटी बहुत अच्छी है। अगर हम समझाना चाहें तो सोसाइटी समझती भी है, सिर्फ हमें समझाने की ज़रूरत है। क्यों? लोगों में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोग समझते नहीं हैं। अगर हम लोगों को समझाएं कि हम पढ़ना चाहते हैं, हमें प्रॉब्लम है, तो सोसाइटी हमारी बात समझती है। बिल्कुल सही। निशा, आप खुद वकील हैं अब और बहुत सारे केसेस को डील कर रही होंगी। ज़्यादातर केसेस आपके पास किस तरह के आ रहे हैं और जो साइल होते हैं उनका आपके ऊपर एतमाद क्या होता है? बाकी जो वकला
कम्युनिटी है वो कैसे आपको स्पेस देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, आप कैसे उसमें डील करती हैं? एक और चीज़ के बारे में बताइएगा, केपी में बहुत ज़्यादा वाक़यात ऐसे सामने आए हैं जिसमें ख्वाजा सराओं को निशाना बनाया गया, और एक कुछ ख़ास मखसूस ख्वाजा सरा ऐसे हैं जिनके हवाले से कि जब भी वो किसी महफिल में शरीक होते हैं वहाँ फायरिंग हो जाती है। आपके ख्याल में क्या वजह होती है जिसकी वजह से ये वाक़यात बढ़ रहे हैं या इन वाक़यात की तादाद में हमें इजाफा दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी मेरे पास जो ज़्यादातर केसेस आते हैं वो ट्रांसजेंडर्स के और फैमिली केसेस होते हैं, क्रिमिनल से रिलेटेड केस होते हैं, तशद्दुद हरासमेंट में ये केसेस देखती हूँ। इसके अलावा मैं कराची सिंध बार से इनरोल हूँ। जो कराची की बार है, सिटी कोर्ट है, वहाँ के लॉयर्स बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, मुझे हेल्प करते हैं, मुझे फील नहीं होने देते कि मैं एक थर्ड जेंडर हूँ। मुझे ऐसे ही फील होता है कि मैं एक लड़की हूँ और मैं एक लॉयर हूँ, मुझे कभी इससे ज़्यादा फील नहीं हुआ। हाँ, जो KPK में देखा जाता है कि जो आजकल जो रुझान है या पहले से भी है पूरे पाकिस्तान में, ये जो दहशतगर्दी की लहर है, इसमें हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का भी कुछ मैं उनको भी ब्लेम करूँगी कि उनका जो ड्रेसिंग करना या उनका जो अंदाज़ होता है उसको थोड़ा सा करना चाहिए। इसके बाद थोड़ी मिसमैनेजमेंट होती है सिक्योरिटी की। जब आप कहीं फंक्शन के लिए जाते हैं तो आपको पहले पुलिस से इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये हमारे लिए थ्रेट्स है, ये हमारे लिए सेफ है या नहीं। लेकिन हमारी कम्युनिटी के लोग बस पैसे की लालच में चले जाते हैं और ये नहीं पता कि ये इलाका किस तरह का है, यहाँ के लोग किस तरह के हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट किस तरह का है, जिस वजह से ये केसेस सामने आते हैं। बिल्कुल ठीक है निशा, बेशक आप रोल मॉडल हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए भी, कि मुश्किलात जैसी भी हो आप मेहनत करें तो आप कामयाब हो सकते हैं। निशा बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल सही। सो हमें मूव करना है नेक्स्ट उसकी तरफ, हम ब्रेक ले लेते हैं उससे पहले। ओके, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ेंगे फरा, और खुशाब की एक मशहूर और कदीम सौगात है ढोडा, जो 1912 में हंसराज नामी पहलवान ने तैयार किया था। अच्छा, ढोडा में जो मैंने सुना हुआ है गंदम का आटा होता है, देसी घी होता है, खालिस घी को पकाकर खोया टाइप का उसे कर लेते हैं और चीनी शामिल की जाती है। क्या हमें पाकिस्तान के बाद से ये नस्ल दर नस्ल या शागिर्द दर शागिर्द जो है खुशाब में ढोडा तैयार किया जा रहा है, बहुत मशहूर है और खुशाब की बहुत ज़बरदस्त सौगात भी समझी जाती है। इसमें खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल भी किया जाता है। हमारे रिपोर्टर आसिफ हमें रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा भी दिल ललचाएंगे अब, ठीक है, हमेशा की तरह ऐसे ही होगा। जी बिल्कुल फरा मैं आपको बता दूं, खुशाब की हद अजीज सौगात ढोडा जो है वो दरअसल एक हलवा है जिसे हंस राज नामी पहलवान ने अपने लिए हेल्दी डाइट के तौर पर तैयार किया, जिसे बाद सेहत अफजा और खुशनुमा होने की वजह से इतनी पजीराई मिली, जिसके बाद हंस राज ने इसे तिजारती बुनियादों पर तैयार करके अपना कारोबार शुरू कर दिया। ढोडा को तैयार करने के लिए देसी घी, गंदम का आटा, खालिस दूध और चीनी इस्तेमाल की जाती है। इसका जो बनाने का तरीका है, ये हम 100 किलो दूध का एक जो है ना इसमें कड़ाह बनता है, और उसमें चीनी की जो क्वांटिटी है वो 20 किलो दूध की होती है, 2.5 किलो चीनी, और उसमें आधा किलो गंदम का आटा और दही के साथ इसको फटाया जाता है, और इसमें नट्स वगैरह भी डाले जाते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल चल रहा है और एक सादा ढोडा चल रहा है, और इसकी डिमांड जो है वो पाकिस्तान भर से भी और आउट ऑफ कंट्री से भी इसकी बहुत ज़्यादा, इसको बहुत पसंद किया जाता है। इस वक्त खुशाब का जो ढोडा है वो ज़िला खुशाब की वो जो है पहचान बन चुका है, और यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर जो हैं अपने साथ ढोडा ले जाना बिल्कुल नहीं भूलते। वैसे तो पंजाब के कदीमी मिठाइयों में बहुत से नाम शामिल हैं, लेकिन जो मकाम ज़िला खुशाब के ढोडा को हासिल है वो ना सिर्फ पूरी दुनिया में अपनी पहचान आप है। आज हम आए थे इधर दोस्तों के साथ खुशाब, तो वापसी भी हमने सोचा कि जो खुशाब की सौगात है वो ढोडा घर लेते चले। हमारे रिश्तेदार जो पाकिस्तान में मौजूद हैं या बैरून पाकिस्तान भी हैं, बड़े शौक से डिमांड करते हैं ढोडे की। शहरी जो है खुशी के त्योहारों में ढोडा जो है वो अपने अजीज़ व अक़ारिब को बतौर तोहफा भेजते हैं। सिर्फ बहुत शुक्रिया दिल ललचाने का हमारा, कि हमारा खाने का ही दिल करता रहता है ऐसी चीज़ें जब हम देखते हैं। और तो आप जानबूझ के जो है ना ये डालते हैं सारी चीज़ें, ये चाहते हैं कि हम ना फिर कभी खुशाब चले जाएं, कभी कसूर चले जाएं, कभी हम कुछ जगह, मुझे भी पता है जहाँ की चीज़ें बड़ी मशहूर है, लेकिन फरा कभी भी नहीं बताएंगी, मुझे तो कभी भी नहीं बताने लगी, क्योंकि मेरा तो फौरी दिल करता है कैसी चीज़ खा ली जाए। क्यों नहीं बताऊंगी मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में, कि मैं भी पैकेज बनवा के यहाँ पे चलवा के बताऊंगी, सिर्फ ज़बानी नहीं बताऊंगी।
सुबह सवेरे पाकिस्तान। चलिए अब आपकी फेवरेट डोमेन। हाँ जी, शाहीन जिम्बाब्वे को शिकस्त देने के बाद कीवीज इसके देश उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। न्यूजीलैंड जाने के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम कौमी टीम की क़यादत करेंगे। मोहम्मद रिजवान जो है टेस्ट में नायब कप्तान होंगे। चीफ सिलेक्टर मिसबाउल हक ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि दौरा न्यूजीलैंड के लिए सरफराज अहमद की टीम में वापसी हुई है और 2022 तक यूनुस खान जो है उन्हें बैटिंग कोच बना दिया गया है। ये अभी न्यूज़ जो है सामने जो कहा जा रहा था कि ये प्रोसेस में है और पाइपलाइन। उम्मीद करते हैं कि ये वाकई बैटिंग कोच तब तक करें, अजहर अली की तरह का मामला ना हो जाए। जिस तरह कहा जा रहा था कि जी कि अजहर अली को और बाबर आजम को इस मुद्दत तक बना दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और अजहर अली को तो हटा दिया गया है। जबकि शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर और असद शफीक को भी ड्रॉप कर दिया गया है। ये एक बहुत हैरानकुन फैसला था चीफ सिलेक्टर का। बिल्कुल सही। खिलाड़ियों में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अजहर अली, आबिद अली, हैदर अली, हारिस सुहेल, हुसैन तलत, इफ्तिखार अहमद शामिल हैं। खुशदिल शाह, मोहम्मद हफीज़, रुहेल नज़ीर, फ़खर जमान। बहुत बड़ी लिस्ट है क्योंकि 35 लोग मौजूद हैं। दानिश अजीज़ को जो है वो चांस दिया गया है, फवाद आलम को भी शामिल किया गया है, जो कि अच्छी बात है। और कई लोग ये तनकीद भी कर रहे थे कि दानिश को क्यों शामिल नहीं किया गया। फवाद हमेशा से परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। खैर, इस पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट माजिद भट्टी साथ मौजूद है। माजिद भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सुबह सवेरे पाकिस्तान। माजिद भट्टी साहब, 35 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। इतना बड़ा स्क्वाड, क्या नौजवान खेले बगैर तो वापस नहीं आ जाएंगे? देखें, दो किस्म की टीमें हैं। एक पाकिस्तान की टीम है जिसके लिए 20 खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान टीम को 2 टेस्ट और T20 इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि 15 का जो पाकिस्तान शाहीन्स का स्क्वाड है ये समझ लें कि पाकिस्तान का फ्यूचर है और इसके लिए अलग से मैचेस प्लान किए गए हैं। कुछ 4-डे मैचेस हैं, कुछ T20 मैचेस हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान की 2 टीमें जा रही हैं। एक पाकिस्तान की सीनियर टीम जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, एक वो टीम जिसको हम पास में कहते रहे कि जूनियर टीमों के टूर्स ख़त्म हो गए, तो एक जूनियर टीम भी साथ जा रही है। लेकिन सिलेक्शन पे मुझे थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ास तौर पर जिस अंदाज में फ़खर ज़मान को सिलेक्ट किया गया, फ़हीम अशरफ को जिस अंदाज में डाला गया। अगर आप असद शफीक को ड्रॉप कर रहे हैं, शुएब मलिक को ड्रॉप कर रहे हैं, मोहम्मद आमिर को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, असद शफीक ने परफॉर्म नहीं किया, आपने बिल्कुल सही उनको ड्रॉप किया। तो फ़खर ज़मान जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 3 T20 मैचेस में 43 रन्स बनाकर किस तरह पाकिस्तान की टीम में आए। इसी तरह फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन भी हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन बाद अच्छे यंगस्टर्स सिलेक्ट हुए जिस पे सिलेक्शन कमेटी को क्रेडिट भी देना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में एक नाम ऐसा है जिसमें आप लोग चूँकि हमसे कोई 1200 किलोमीटर दूर लाहौर में बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो सिंध का जो मीडिया है, ख़ास तौर पर सिंधी अखबारात और टेलीविज़न में एक खिलाड़ी का बहुत ज़्यादा चर्चा है, वो है लेग स्पिनर जाहिद महमूद। जाहिद महमूद अब तो नेशनल T20 हुआ, उसमें भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी वो आउट कर रहे हैं। और जो सिंध के जो है नासिर हुसैन शाह, पिछले दिनों उन्होंने भी सोशल मीडिया पर बिल्कुल आवाज़ उठाई। लेकिन भट्टी साहब, तो मेरे ख्याल में ये जिस सिलेक्शन की आप बात कर रहे हैं इसके बारे में चमगोइयाँ तो ये भी हो रही हैं। नासिर शाह साहब ने भी यही कहा कि वसीम अकरम पर तनकीद की थी उन्होंने कि आपको गंदगी नज़र आती है, तो आपको ये नहीं नज़र आता कि जाहिद जो है वो टीम में शामिल नहीं। आप भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो लोग कह रहे हैं कि कोई एक साबिक कप्तान, विदाउट नेमिंग एनीवन, जो कंट्रोल कर रहे हैं सारे डिसीजंस को और सारे डिसीजंस उन्हीं की एमा पे किए जा रहे हैं। तो आप भी कुछ खबर रखते हैं इस तरह की, इसी तरह की कोई बातों के बारे में? वो कहते हैं ना कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो पाकिस्तान क्रिकेट में भी यही कुछ है। तो ऐसे पसे पर्दा हाथ हमारी सियासत में भी अक्सर आप लोग जिक्र कर रहे होते हैं, हमारी क्रिकेट में भी ऐसे पसे पर्दा हाथ है। लेकिन वसीम अकरम इस वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा बाअसर हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बहुत करीब हैं, क्रिकेट बोर्ड में उनकी आवाज़ बहुत सुनी जाती है। तो एक डिजर्विंग प्लेयर के लिए, जिस तरह पिछले दिनों उन्होंने उस्मान कादिर के लिए कहा था कि उस्मान कादिर डिजर्विंग लेग स्पिनर हैं, ये पर्ची नहीं है,
तो मेरे ख्याल में अगर वो जाहिद महमूद के लिए भी आवाज़ उठा देते, और जाहिद महमूद इस टीम के साथ जहां बहुत 15 इमर्जिंग प्लेयर हम भेज रहे हैं, न्यूजीलैंड अगर जाहिद महमूद चले जाते, देखें दादू का एक छोटा सा शहर, उस दादू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं सिंध के चीफ मिनिस्टर अली शाह। तो अगर दादू शहर का पाकिस्तान टीम में या पाकिस्तान की शाहीन टीम में आ जाता, तो मेरा ख्याल आप देखें कि उस शहर में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी का लेवल क्या होता कि हमारा लड़का इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ न्यूजीलैंड जा रहा है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह जाहिद ने परफॉर्मेंस दी, अब एक उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी उम्र 32 साल है। अगर जाहिद की उम्र 32 साल है तो मिसबाहुल हक तो 44 साल की उम्र तक टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे, यूनुस खान खेलते रहे। अगर वो फिट हैं और फॉर्म में हैं तो मेरे ख्याल में उम्र तो मैटर नहीं करती। बिल्कुल माजिद भट्टी साहब, ये उम्र का भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। सिलेक्शन के हवाले से बताइएगा, इफ्तिखार की परफॉर्मेंस और इफ्तिखार का बार बार टीम में शामिल किया जाना, जब से मिसबाहुल हक आए हैं और जब वो कप्तान भी थे तब का भी मामला देख लें। उसके बाद मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान टेस्ट का बना देना और वनडे में जो उनकी कारकर्दगी थी वो भी सबके सामने रही थी। फिर साथ सरफराज को T20 के लिए साथ शामिल कर लिया गया। क्या सरफराज को चांस मिलेगा? देखिए, मिसबाहुल हक बहुत ईमानदार इंसान है और बहुत क्रिकेट के ऊपर उनको उबूर है, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी पसंद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नापसंदीदगी में भी वो अगर किसी को नापसंद करते हैं तो डिसलाइकिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल में बाज़ मामलात में मिसबाहुल हक को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना पड़ेगी। जिस तरह सरफराज का मामला है, ठीक है, रिजवान को आप टेस्ट मैच खिलाएं, वनडे मैच भी चले खिला लें, लेकिन T20 के रिजवान प्लेयर नहीं है, T20 में सरफराज टीम में आते हैं। इसी तरह इफ्तिखार की बार बार लोग बात करते हैं, इफ्तिखार ने अभी तक प्रूव करके नहीं दिया। कल जो टीम अनाउंस की, एक और प्लेयर ड्रॉप हुआ है, उसका नाम था इमरान खान सीनियर। मैंने बहुत ज़्यादा इमरान खान सीनियर के बारे में कहा कि अगर इमरान डिजर्विंग है तो आप उसको खिलाएं, अदरवाइज 1 साल से ट्रैवल करने का जवाब नहीं है। बिलाखिर कल उनको बगैर खिलाए, ऑस्ट्रेलिया में शायद वो 1 मैच खेले थे, कल उनको ड्रॉप कर दिया। तो मिसबाहुल हक को थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। हमने देखे कोच तो चेंज कर दिया, हमने सोच को अभी तक तब्दील नहीं की। तो अगर पाकिस्तान को हमने आगे लेके जाना है तो हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है, अपनी सोच तब्दील करनी है। लेकिन एक बात जाते जाते कि जिस तरह बाबर आजम पर हम बहुत ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। हम बार बार जो कप्तान, हर साल एक नया कप्तान लेकर आते हैं। 2019 ठीक है, ऐसे हम आपको माजिद भट्टी साहब जाने नहीं देंगे। हाँ, बैटिंग कोच के वाले से भी बता दीजिएगा ना, यूनुस खान आगे अब 2022 तक फैसला कैसा है और इस तमाम पॉलिटिक्स ऑफ गेम में और गेम ऑफ पॉलिटिक्स में ये सरवाइव करेंगे और फिर क्या फ़र्क पड़ेगा इसका टीम के ऊपर। दूसरा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसकी आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सिलेक्शन में हो या कोचिंग में हो, हमें वो कब नज़र आएगी? देखें, ये तो एक इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी अपनी गलतियों से सीखता है। या यूनुस खान ने पिछले दिनों कहा था कि उम्र और हालात जो हैं वो इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो यूनुस खान जब क्रिकेट खेला करते थे वो एक डिफरेंट यूनुस खान थे। अब हम जिस यूनुस खान को देख रहे हैं पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच की हैसियत से, जब हम इंग्लैंड को टूर कर रहे थे तो लड़के भी बताते कि यूनुस खान एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में आ गए हैं, लड़कों के साथ मिल रहे हैं। माजी में जिस तरह एरोगेंसी उनमें नज़र आती थी वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन सवाल वही है कि अगर मेरे वालिदैन मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजते और मैं पढ़ना ही नहीं चाहता तो उस्ताद कुछ नहीं कर सकते। तो यूनुस खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले आया है, लेकिन क्या पाकिस्तान की ये नौजवान क्रिकेटर्स या पाकिस्तान के बैट्समैन लाइक असद शफीक 77 टेस्ट मैच के बाद कल पहली बार पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए और गलत हुए, लेकिन असद शफीक अपनी गलतियों से कब सीखेंगे? असद शफीक को चाहिए यूनुस खान के पास जाएं। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के इस वक्त हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मौजूद है, मोहम्मद यूसुफ से जाके अपनी गलतियों को सीखें। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि प्लेयर्स को ड्रॉप करके, ये नहीं कि घर भेज दिया आप रेस्ट करें और फ्रेश होके आएँ, प्लेयर्स को भेजें हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में और बोलें अपनी गलतियों पे काम करें। क्योंकि जब हमने 10 साल इन्वेस्ट कर दिया असद शफीक पर, शोएब मलिक पर, मोहम्मद आमिर पर, फिर सडनली हम क्यों उनको ड्रॉप कर रहे हैं? या तो फिर एक बार हम लकीर कहेंगे कि भाई अब ये हमारे प्लान में, फ्यूचर में नहीं है। अगर फ्यूचर प्लान में है तो उन पर काम करें, उनकी गलतियों को ठीक करें। और जाते जाते एक और मैं आपको अच्छी खबर बता दूं, पिछले दिनों मिसबाहुल हक ने फवाद आलम की बैटिंग टेक्निक पर भी काफ़ी काम किया है।
आपने देखा होगा कि बिल्कुल अजीबोगरीब अंदाज में फवाद आलम बैटिंग करते हैं, तो फवाद आलम पर भी मिसबा ने काम किया। अब न्यूजीलैंड के टूर में जबकि असद शफीक नंबर 6 या 5 पर मौजूद नहीं है खेलने के लिए, तो फवाद आलम का भी रियल टेस्ट है कि बाहर बैठकर फवाद आलम के बारे में मीडिया ने बिल्कुल ठीक है, और फवाद आलम को अब चांस मिलने के भी जो है ना चांसेस ज्यादा हो गए हैं। बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब, आप फिर पाकिस्तान से बात करें। इससे पहले कि हम मजीद कोई बात करें, चंद माह कबल मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती के केस के बाद अदाकारा सनम सईद की एक मुख्तसर फिल्म यूट्यूब पर रिलीज की गई है, जिसमें एक मजबूत पैगाम दिया गया है। और ये मुख्तसर फिल्म अब्बस की कहानी मोटरवे हादसे पर ही मबनी है, और इस मुख्तसर फिल्म में समाजी मसले को उजागर किया गया और बताया गया कि पाकिस्तान में खातीन अकेले सफर करते हुए महफूज नहीं हैं। कितनी बदकिस्मती की बात है। सो अब्बस का दौरानिया जो है ये 10 मिनट 24 सेकंड है, जिसमें सनम सईद ने माया नामी लड़की का किरदार अदा किया है, जिसके वालिद को दिल का दौरा पड़ता है और उसे उनके पास जाने के लिए अकेले सफर करना होता है। अकेले सफर करने से पहले वो अपनी हिफाजत के लिए मुख्तलिफ किस्म के हथियार, जिनमें छुरियाँ, बंदूकें, मुख्तलिफ अशियाँ वो साथ रखती हैं। और याद रहे कि 9 सितंबर को लाहौर के इलाके गुजरपुरा में मोटरवे पे खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने का वाकया पेश आया था, जिसके बाद ये बहस चल निकली थी कि आया मौजूदा हालात में खातून को अकेले सफर करना चाहिए या नहीं। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे ये उजागर किया जा रहा हो कि आप अपने साथ ये चीज़ें रखें, बल्कि इस मसले की तरफ निशानदेही की जा रही है कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ आप लोगों ने करना है, तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, जो आपकी जिम्मेदारी है वो अदा कीजिए। ये चीज़ें करना ये मकसूद नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें खातून और उसकी कमसिन बच्ची को अगवा किया गया और दोनों को रेप किया गया, और उस कमसिन बच्ची की वीडियो देखी नहीं जा रही थी। तो जिस मुल्क में, जिस माशरे में ये हालात हों, वहाँ पर सोचना चाहिए कि हमें कैसे अपने इन वल्नरेबल जो हमारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं ख़वातीन, उन्हें महफूज रखना है। ख्याल रखिएगा अपना, और हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ गुड डे। सुबह सवेरे